Hello everyone, welcome back to the second part of RTP November 2024 फॉर CA फाइनल AFM। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक पहले पार्ट में हम देख चुके हैं, जो ऑलरेडी मैंने कल ही यूट्यूब पे डाल दिया था। अब ये सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 15 तक हम उसको फटाफट ख़त्म करेंगे। मोस्टली मैं ट्राई करूँगा कि इंस्टीट्यूट के आंसर के साथ ही आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी आ सकती है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, वो मैं आपको फटाफट समझा दूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट पे, जो डेरिवेटिव का ही एक्सटेंडेड चैप्टर हम बोल सकते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका फिक्स्ड वर्सेस फ्लोटिंग रेट स्वैप पे है। आइए देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 9। बी बैंक लिमिटेड हैज़ एंटर्ड इनटू अ प्लेन वैनिला स्वैप। अब प्लेन वैनिला क्या होता है? सबसे पहली चीज़ सर, प्लेन वैनिला, इसको वैनिला नाम ही क्यों दिया? अब मैं इसका एक छोटा सा बैकग्राउंड बताता हूँ, आप अगर समझे तो इसको। एक सेकंड। हाँ, सो आइसक्रीम के आपने फ्लेवर्स देखे होंगे, बहुत सारे होते हैं, चॉकलेट, मैंगो। पर इन सब चीज़ों की शुरुआत कहाँ से हुई? वैनिला आइसक्रीम से। मतलब एक जो सारे आइसक्रीम का एक बेस या स्टार्ट पॉइंट माना गया है, वो अपना वैनिला आइसक्रीम है। वैसे ही हम इसको स्वैप में भी, हमारे जितने भी तरह के अलग अलग स्वैप्स हैं, इन सब की शुरुआत होती है प्लेन वैनिला स्वैप से। प्लेन वैनिला स्वैप यानी कि सिंपल फिक्स्ड रेट दे लेना और फ्लोटिंग देना, या फिक्स्ड देना फ्लोटिंग लेना। जो भी आपका इंटरेस्ट रेट है उसमें फिक्स वर्सेस फ्लोटिंग की स्वैपिंग। आओ, थ्रू एन ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप। ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप का मतलब हो गया कि डेली बेसिस पे इंटरेस्ट रेट जो है, जो बदल रहे हैं, उनकी स्वैपिंग करना, डेली वाले। ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ 10 करोड़ एंड एन एग्रीड टू रिसीव माइबॉर, मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, ओवरनाइट फ्लोटिंग रेट फॉर अ फिक्स पेमेंट ऑन द प्रिंसिपल। अब ध्यान देना क्या करा है। एक बैंक है जिसने प्लेन वैनिला स्वैप एंटर किया, एक स्वैप एग्रीमेंट एंटर करा है दूसरी पार्टी के साथ में, जिसमें उसने एग्री क्या किया, ये देखो। अब मैं यहाँ पे इसको विजुअल प्रेजेंटेशन से बताता हूँ। ये बी बैंक लिमिटेड है और ये दूसरी पार्टी है, हम उसको पी ले लेते हैं, ठीक है। अब बी बैंक लिमिटेड क्या बोलता है? एग्रीड टू रिसीव माइबॉर, यानी कि माइबॉर क्या है? फ्लोटिंग, जो कि डेली बदलेगा। तो फ्लोटिंग हम लेंगे, ओवरनाइट फ्लोटिंग रेट फॉर अ फिक्स पेमेंट, फॉर अ फिक्स्ड पेमेंट, और फिक्स्ड हम देंगे। ये है हमारा स्वैप एग्रीमेंट इस पार्टी के साथ में। और कितना प्रिंसिपल अमाउंट है? 10 करोड़ रुपए का। अब ऐसी सिचुएशन सबसे पहले तो आती क्यों है? देखो, क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर आपके पास में है इंस्टीट्यूट के मटेरियल में ही, वो पढ़ लेना और उसका फॉर्मूला रट के कैसे आंसर निकालते हैं वो पता करना तो काफ़ी आसान है। पर लॉजिक समझोगे कि कब ऐसी सिचुएशन आती है, तो कुछ नए तरीका भी, अगर नए तरीके का कोई क्वेश्चन आया आपको एग्जाम में, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। तो सबसे पहली चीज़ समझो, बी बैंक लिमिटेड के पास में कोई लोन होगा जिस पे वो फिक्स्ड पेमेंट ले रहा होगा। क्या कर रहा होगा? ले रहा होगा। यानी एक तरह से ऐसा हो सकता है कि बी बैंक लिमिटेड ने लोन दिया हो किसी को और फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट आने वाला हो। अब प्रॉब्लम यह है कि बी को लगता है, ठीक है, बी बैंक को लगता है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं। जब इंटरेस्ट रेट मार्केट में फ्लोटिंग वाले बढ़ेंगे, बढ़ने वाले यानी कौन से बढ़ने वाले? फ्लोटिंग रेट। ये बढ़ेंगे तो हमें उसी लोन पे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलना चाहिए। ये देखो रिसीव में है ना। अब एग्जाम्पल के तौर पे लेट से आज की डेट में फिक्स रेट है 10% और फ्लोटिंग भी है 10%। तो आपको 10 मिल रहा, 10 गया आपका, बराबर बात बराबर होती है। अगर फिक्स मिलना भी बराबर है, फ्लोटिंग मिलना भी बराबर है, कोई भी मिल जाए आपको कोई चिंता नहीं, क्योंकि अमाउंट सेम आना है। पर फ्यूचर में अगर आपको लगा कि यार ये रेट बढ़ के 12% यानी 12% होने वाले हैं, और फिर उस टाइम पे अगर आप फिक्स्ड ही रिसीव कर रहे हो, क्योंकि आपने तो सामने वाली पार्टी को लोन दिया था फिक्स रेट पे, तो आपका नुकसान है इसमें। कैसा नुकसान है सर? क्योंकि मार्केट में 12% का रेट चल रहा है और आपको सिर्फ 10% का मिल रहा है। सो इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं, इस डर की वजह से आपने ऐसा एग्रीमेंट करा है पार्टी के साथ, फिक्स्ड देने का, फ्लोटिंग लेने का। तो इससे होगा क्या? ध्यान देना, इससे होगा ये सर कि आपको जो फिक्स्ड आ रहा है वो आप दूसरी पार्टी को दे दोगे,
तो आपको 10% आया, आपका 10% चला गया, और आपको बढ़ा हुआ रेट जो है फ्लोटिंग का 12% वो मिलेगा, तो अल्टीमेटली 2% एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। तो ये है पर्पस इसका। खैर, हमको इस क्वेश्चन में ये वाली सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं दिया गया है, तो हम इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। हम सिर्फ बी और पी, बैंक और पार्टी के बीच का जो फिक्स्ड और फ्लोटिंग का लेन देन है उसका नेट ऑफ करने वाले हैं। ठीक है, आगे देखो। द स्वैप वॉज एंटर्ड इनटू ऑन मंडे 10 जुलाई 2017 को हमने स्वैप एग्रीमेंट में एंटर करा, और ये शुरू होने वाला था ट्यूसडे से, यानी कि 11 जुलाई को, 11 जुलाई को। सो फर्स्ट डे जो रहेगा वो ट्यूसडे रहेगा, एंड इट विल रन फॉर अ पीरियड ऑफ 7 डेज, अगले 7 दिन तक ये चलेगा। सो ध्यान देना, यहाँ पे आपको रेट दिए हुए हैं ट्यूसडे से मंडे के, तो ये हो गया ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मंडे का तो रेट ही नहीं है यहाँ पे, जबकि ऊपर मंडे लिखा हुआ है। मंडे का रेट है सर, संडे क्योंकि हॉलीडे होता है इसलिए सैटरडे और संडे का दोनों दिन का रेट सेम जो प्रीवियस डे वाला है वो लगेगा, यानी कि 8.98%, और ये बन जाएगा मंडे का रेट। इस तरह से हमें कैलकुलेशन करने, तो सारे डेज पे एक एक दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, लेकिन सैटरडे संडे का एक साथ हम कैलकुलेट कर लेंगे। इफ बी बैंक लिमिटेड रिसीव्ड 4170 नेट ऑन द सेटलमेंट, सातों दिन के एंड में उन्हें पैसा मिला, बी बैंक लिमिटेड को ज़्यादा पैसा मिला 4170 रुपीज़ का, और ये था नेट ऑन सेटलमेंट। इसका मतलब क्या है कि मैं आपको बता देता हूँ। फिक्स्ड जो आपने दिया वो होगा लेट से 10,000 सातों दिन का मिला के, और फ्लोटिंग जो आपने लिया वो होगा 14,170। तो आप बताओ, 7 दिन के 7 डेज के एंड पे पार्टी पी को 10,000 रुपये देने हैं और 14,170 लेने हैं, तो आप क्या करोगे, नेट में कितना लोगे, 4,170 लोगे। यही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि 4,170 नेट में मिला। अब करना क्या है सर, सबसे पहले तो हमें फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है कि क्या फिक्स्ड रेट हमें लगाया गया था। ठीक है, लगाया गया था यानी कि जो फिक्स्ड रेट हमने बी बैंक ने दिया है पी को, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, क्योंकि फ्लोटिंग रेट तो आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं। इसके बाद में इंटरेस्ट अंडर बोथ द लेग्स, लेग्स का मतलब क्या हो गया सर, फिक्स्ड लेग, फ्लोटिंग लेग, कि 7 दिन का मिला के ये 10,000 वाला अमाउंट हो गया फिक्स्ड लेग, और 14,170 वाला अमाउंट हो गया फ्लोटिंग लेग। अब ये तो 10,000, 10,000 और 14,000 हमने अपने मन से लिया है, आपको सबसे पहले फिक्स्ड रेट निकालना होगा। अच्छा, फिक्स्ड अमाउंट निकलेगी सबसे पहले 10,000 की, उससे फिक्स्ड रेट निकल जाएगा, और उसी 10,000 वाली अमाउंट जो भी निकलेगी उसमें आप 4,170 अगर ऐड कर दोगे तो फ्लोटिंग भी निकल जाएगा, कहानी ख़त्म। आओ, संडे हॉलीडे है, ये नोट्स हमेशा काम आती है। वर्किंग इन राउंडेड रुपीज़ करना है, डेसिमल जितनी भी वर्किंग होगी उसको अवॉइड करो, और 365 डेज़ कंसिडर करो एक साल में। अब इसका आंसर जो है सीधा सीधा मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ ताकि हम हमारा टाइम बचा सके। देखो, अब हमने शुरुआत करी, ठीक है, ट्यूसडे को हमने 10 करोड़ रुपए प्रिंसिपल लिया, 8.75% का उस दिन का माइबॉर था। ठीक है, कैलकुलेशन कैसा होगा, मैं एक कैलकुलेशन आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। सिंपल है सर, 10 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 8.75%, ठीक है, ये हो गया पूरे साल भर का इंटरेस्ट। और या फिर मैं अलग ही लिख लेता हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे स्पेस वैसी है नहीं। ये देखो, 10 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 8.75% डिवाइडेड बाय 365। जैसे ही आप ये करोगे आपका एक दिन का इंटरेस्ट रेट आ जाएगा 23,973 पॉइंट समथिंग, जो राउंड ऑफ करना है 23,973 पे। पर हुआ ये सर कि उस दिन ये कैश फ्लो किसी का लेन देन हुआ नहीं, एक्सचेंज नहीं हुआ, वो सिर्फ कैलकुलेट हो गया कि हमने 23,973 लेना है। लिया क्या, नहीं, हमने सातों दिन का नेट करके जो भी बनता है वो लिया। तो बी बैंक लिमिटेड ने ये पैसा लिया नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि अब दूसरे दिन 10 करोड़ और 23,973 इस पे इंटरेस्ट लगेगा, कंपाउंडिंग होगी।
क्योंकि अब दूसरे दिन भी सामने वाली पार्टी के पास में ही हमारा 23,973 पड़ा हुआ है, तो वो हमें देगा, इसका मतलब ये होता है। तो अब दूसरे दिन क्या हम कंपाउंडिंग से कैलकुलेशन करेंगे। अब 10,23,973 पे 9.15% लगाओ, डिवाइड करो 365 से, तो आपका वो आंसर आएगा। इस तरह से वापस 25,000 ऐड हो जाएंगे इसके अंदर में, क्योंकि दूसरे दिन भी हमें नहीं मिला पैसा। ऐड होते 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 आप यहाँ पे आ जाओगे। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेशन कर लिया। यहाँ पे कैलकुलेशन देखना बहुत आसान लगता है, जब आप ब्लैंक पेज पे सॉल्व करने जाओगे तो नहीं होगा। मैं आपको अभी भी यही चीज़ समझा रहा हूँ कि प्लीज़ ध्यान देना ये चीज़ पे कि जब भी प्रैक्टिस करने की शुरुआत करो तो आंसर्स को ऑडिट मत करना, आप पूरा ब्लैंक पेज पे लिखने की ट्राई करो। ठीक है, अब सैटरडे और संडे का आप देख रहे हो 2 दिन का कैलकुलेशन हुआ है, तो ये जो भी है 10,98,586, इस पे 8.98% लगा के 2 दिन से मल्टीप्लाई करना और 365 डे से डिवाइड करना, तब जाके आपका आंसर सही आएगा, क्योंकि 2 दिन का इंटरेस्ट रेट चाहिए आपको। अब पहले आप 1 से मल्टीप्लाई करके 365 से डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, आ गया, वो भी ऐड कर लो यहाँ पे। और अब मंडे को 1 दिन का निकाल लो, मंडे को निकाल लोगे 1 दिन का इंटरेस्ट रेट। अब टोटल जो 7 दिन का इंटरेस्ट रेट है, ये सारा का सारा लेना बनता है इंटरेस्ट का अमाउंट, और इसकी टोटल हो गई 172,946। ये हो गया आपका इंटरेस्ट इन फ्लोटिंग। ये है वो आपका 14,170 का अमाउंट। इसमें से 4,170 माइनस कर दोगे तो आपको फिक्स्ड वाला अमाउंट मिल जाएगा। क्योंकि हुआ क्या, 7 दिन के एंड में जितना भी फिक्स्ड देना बनता था, ठीक है, जितना भी फिक्स्ड देना बनता था उससे 4,170 यानी 4,170 ज़्यादा लेना बनता था। सो फ्लोटिंग में से हमने उतना ही माइनस करा, तो हमें पता चल जाएगा कि देना कितना बनता था। अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो ये फाइनल देखो, 14,170 लेना था और 10,000 देना था, तो 14,000 में से 4,170 माइनस करोगे तभी तो आएगा 10,000। ठीक है सर, ये हो गया आपका फ्लोटिंग लेग, ये आपका पहला आंसर। ये हो गया आपका फ्लोटिंग लेग, ये हो गया आपका फिक्स्ड लेग, ये वाला अमाउंट। ठीक है, ये अमाउंट हो गया आपका फिक्स्ड लेग। अब फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालोगे सर? सिंपल सी बात है, आपने 7 दिन में इतना पेमेंट करना था 168,776, तो 168,776 आप 10 करोड़, 1 करोड़ क्यों लिया इन्होंने? अच्छा, इंस्टीट्यूट के मटेरियल में कुछ तो ये वाली प्रॉब्लम है, इसको ठीक कर लेना, ये 10 करोड़ होना चाहिए, 10 करोड़। तो अब अगर 168,776 डिवाइडेड बाय 10 करोड़ करेंगे तो इंटरेस्ट रेट आ जाएगा कि फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि ये हमने पेमेंट करा। पर ये इंटरेस्ट रेट सिर्फ 7 डेज का है। क्यों 7 डेज का है? क्योंकि ये 7 दिन का ही इंटरेस्ट रेट है। तो जो इंटरेस्ट अमाउंट है, तो इस रेट जो इससे निकलेगा वो भी 7 डेज का होगा। चलो देखो, 168,776 डिवाइडेड बाय 10 करोड़, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देता हूँ मैं। तो अब जो आपका आया 0.168776, ध्यान देना मैं लिखता हूँ 0.168776%। ये 7 डेज का इंटरेस्ट रेट है। इसको 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 1 डे का आएगा, और 365 से मल्टीप्लाई करोगे तो पर एनम आएगा। इसको 7 से डिवाइड करके 365 से मल्टीप्लाई करोगे तो आया 8.80। ये रहा आपका 8.80 पर एनम। कहानी ख़त्म। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो इसमें 2-3 चीज़ें थी सीखने लायक कि पहले तो प्लेन वैनिला स्वैप होता क्या है, कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट जो हमें याद रखना है, बहुत सारे बच्चे कंपाउंडिंग इसमें भूल जाएंगे। और सैटरडे संडे का 2 दिन का एक साथ इंटरेस्ट रेट निकालना था हमें वो, और आखिरी में हमें फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालना है। बहुत सारे बच्चे 168,776 डिवाइडेड बाय, यानी जो फिक्स रेट ऑफ फिक्स्ड अमाउंट है इंटरेस्ट का, डिवाइडेड बाय 10 करोड़ कर देंगे और आंसर लिख के आ जाएंगे। उनको जल्दबाजी में एग्जाम में ये चीज़ होती है सर, 7 दिन का था वो, ये उस टाइम पे वो भूल जाएंगे,
तो नर्वसनेस एक चीज़ होती है, इसको टैकल सिर्फ प्रैक्टिस से किया जा सकता है, वो है राइटिंग प्रैक्टिस। ये ऑडिट करके नहीं होता। अच्छा, जो अभी हमने करा वो है ऑडिट पूरा का पूरा एक तरह से, क्योंकि हमने ना अलग से पूरा सॉल्व नहीं करा। पहले वाले पार्ट में जो मैंने आपको करके दिखाया था वो मोस्टली राइटिंग प्रैक्टिस थी। तो आपको भी राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए बिना आंसर देखे। यहाँ मैं कर रहा हूँ कि मैं ये मान के चलता हूँ ये राइटिंग प्रैक्टिस आप करोगे। मेरा तो यहाँ पे टाइम ही जाएगा, आपका भी टाइम जाएगा अगर मैं पूरी एक एक स्टेप लिखने जाऊँ और आखिरी में आपको ये 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी वो बताऊँ। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेन वैनिला स्वैप एज वेल। आ जाओ सर, सिक्योरिटी वैल्यूएशन का बोलते हैं ये लोग क्वेश्चन है। अच्छा, छोटा सा क्वेश्चन है मनी मार्केट, जो नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ था लास्ट में सिक्योरिटी वैल्यूएशन में, ये उस पर क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। द बैंक पीके एंटर्स इनटू अ रेपो ऑफ फॉर 9 days विथ बैंक जेजे इन 6%। अब आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि रेपो का मतलब क्या होता है। रेपो में RE का मतलब, ये जो है ना रेपो, इसका मतलब होता है री परचेस एग्रीमेंट होता है, री परचेस। अब वापस रीपर्चेस का मतलब क्या है? परचेस यानी खरीदना और रीपर्चेस यानी हम वापस खरीद लेंगे। वापस कब खरीदते हैं चीज़ें? जब पहले कुछ दिया होगा तभी तो वापस आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट अब हम समझेंगे। अच्छा, ये सब शुरू करने के पहले मैं आपको बताता हूँ कि रिवर्स रेपो क्या होता है सब। ठीक है, अब बेसिकली क्या है, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा आपको, बट समझना तो खैर पड़ता ही है। ठीक है, मान के चलो कि ये 3 बैंक्स आपको दी हुई है। इसको हम बोलेंगे 3 नहीं 2 ही है, बैंक वन, बैंक 2 और ये बैंक 1। ध्यान देना, अब क्या होता है, बैंक 2 को पैसों की ज़रूरत होती है तो वो बैंक 1 से ले सकती है शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन बैंक 1 ऐसे फ्री में पैसा नहीं देती। बैंक 2 में क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा किसको पता, पैसा वापस नहीं मिला तो ऐसे केस में जो पैसा दिया जाता है, फंड्स जो दिए जाएंगे, उसके अगेंस्ट में सिक्योरिटीज़ खरीदी जाती है। ठीक है, ये सिक्योरिटीज़ बैंक 2 बेचेगा बैंक 1 को। ये सिक्योरिटीज़ की ओनरशिप किसके पास होती है? बैंक 2 के पास में होती है। ये हो सकता है बैंक 2 ने खरीद रखी हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर और मार्केट से कहीं पे, जिस पे उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। कौन इंटरेस्ट खा रहा है? बैंक 2 इंटरेस्ट खा रहा है ऑलरेडी। तो उसके पास सिक्योरिटीज़ है, उसकी कुछ मार्केट वैल्यू है, वो उसने उठा के दे दी बैंक 1 को। ठीक है, बैंक 1 को दे दी। अब थोड़ा सा ध्यान देना, सिक्योरिटीज़ की कीमत जो है वो डर्टी प्राइस पे सिलेक्ट होती है मोस्टली, बट हम अभी मान के चलते हैं कि एक्रूड इंटरेस्ट उसमें इंक्लूड नहीं करते। तो सबसे पहली बात तो होती है क्लीन प्राइस, बॉन्ड वगैरह होती है ना, उसमें जब एक्रूड इंटरेस्ट ऐड करा जाता है तो वो बन जाती है डर्टी प्राइस। तो ये होती है उसकी रियल वैल्यू। लेट्स से कि 100 करोड़ रुपए के हमारे पास में सिक्योरिटीज़ है। ठीक है, और अब क्या होता है, ध्यान दो, ये भी मान लो यह है 30 अप्रैल। ठीक है, इसके बाद आएगा 31 मई, इसके बाद आएगा 30 जून, और ऐसे करते करते 30 सितंबर को नेक्स्ट इंटरेस्ट का पेमेंट होना है। अभी अभी एक इंटरेस्ट का पेमेंट हो चुका है, हाफ ईयरली है मान के चलो, तो 30 अप्रैल को हो गया। अब आप अगर यहाँ पे अपनी सिक्योरिटीज़ बेच रहे हो दूसरे बैंक को, तो एक तरह से देखा जाए तो 2 महीने का इंटरेस्ट उसमें एक्रू हो चुका है। लेट से वो इंटरेस्ट एक्रूड आता है 5 करोड़ का, तो 105 करोड़ की टोटल डर्टी वैल्यू आ गई। डर्टी प्राइस ऑफ ऑल द बॉन्ड्स इज 105 करोड़। अब आपको क्या लगता है कि आपने अगर बैंक 1 को 105 करोड़ की सिक्योरिटीज दी है तो वो भी आपको 105 करोड़ के फंड्स दे देगा? बिल्कुल नहीं सर, वो आपको 105 करोड़ के फंड्स नहीं देगा। वो आप सेफर साइड रहने के लिए वो 2 से 3% इसमें से काट लेगा। अगर 3% हम काट देते हैं
तो कुछ अमाउंट आती है 101.85। ये जो 3% काटता है उसे हेयर कट कहा जाता है, या फिर आप उसे इनिशियल मार्जिन भी कह सकते हो। ठीक है, उसने साइड में रख लिया, सेफर साइड में। क्यों रखा ये भी बताऊंगा। अब 101.85 आया, ये 101.85 पैसा किसने दिया? बैंक वन ने बैंक टू को दे दिया, लेकिन कुछ दिनों के लिए दिया है। लेट से वो 14 दिन के लिए दिया है, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ये सारी कहानी चलती है। क्या फ्री में पैसा दिया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं सर, इंटरेस्ट कैलकुलेट करा जाएगा 10% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, तो 14 दिन कंप्लीट होने के बाद, अच्छा उसके पहले की एक बात बताता हूँ, वो तो खैर बात की बात है। ये 3% का लॉजिक है, क्यों 2% 3% ऐसा हेयर कट या इनिशियल मार्जिन रखा जाता है? देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर 105 के बदले 105 दे दिए और 14 दिन कंप्लीट होने के बाद मान लो बैंक टू ने हमको पैसा वापस ही नहीं करा, बैंक टू ने पैसा वापस नहीं करा, तो आप क्या करोगे? उनकी सिक्योरिटीज मार्केट में ले जाके बेचोगे, और मार्केट में उस दिन प्राइस गिर गई 105 की जगह पे ये अगर 100 रुपये हो गए या 102 103 हो गए, तो आपको तो नुकसान हो जाएगा। इंटरेस्ट तो छोड़ो, आपको तो अपना वो ही नहीं मिला, प्रिंसिपल वापस। तो ऐसे केस में आपको जो भी अंदाज़ा बैठता है 14 दिन में कितनी गिरावट आ सकती है, उतना आप साइड में रख लोगे, उतना दोगे ही नहीं सामने वाले को, कि इनकेस ये डिफ़ॉल्ट करता है तो भी हमें कोई नुकसान ना हो। जैसे 100 तो उधर से आ जाएगा और 2-3 मैंने इधर से सेफ रख लिया, तो भी मेरा रिकवर होता है। अच्छा, तो ये 101.85 दे दिए बैंक टू को, इस तरह से कहानी चली, 14 दिन कंप्लीट हो गए। अब क्या होगा? बैंक टू क्या करेगा? वापस बैंक वन को इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल जो था 101.85 प्लस इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा 10% से 14 दिन का, और वो उसके साथ वापस दे देगा, और बैंक वन से वापस वो सिक्योरिटीज़ खरीद लेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अच्छा यहाँ पे चलो जाने दो, यहाँ लिख देता हूँ रीपर्चेस कहते हैं उसको, यानी कि मैंने सिक्योरिटीज़ वापस खरीद ली, अब मैं ही ओनर हूँ, पैसे का भी काम हो गया। तो यहाँ पे आपने बहुत सारे टर्म सीखे, क्लीन प्राइस, एक्रूड इंटरेस्ट, डर्टी प्राइस, इनिशियल मार्जिन, हेयर कट। इसके बाद में ये होता है 10% जो यहाँ लिखा था, ये है रेपो रेट। ठीक है, इन सिक्योरिटीज़ का भी एक कूपन रेट होता है मार्केट में, जिससे अपन को इंटरेस्ट मिल रहा होता है, लेट से 12%, तो उसे कूपन रेट कहते हैं। ठीक है, जब वापस खरीद लिया जाता है तो उसे रीपर्चेस कहते हैं। दिस एंटायर एग्रीमेंट इज कॉल्ड एज रीपर्चेस एग्रीमेंट, कि मैं आज आपको बेच रहा हूँ, लेकिन इस कंडीशन पे ही बेच रहा हूँ कि आप मुझे वापस दे दोगे ये चीज़। ऐसा नहीं आप बोल दोगे मुझे नहीं चाहिए फंड्स, आप ले जाओ मार्केट में। अभी देखो क्या होता है, अगर इसकी वैल्यू बहुत बढ़ गई, अगर बॉन्ड्स की वैल्यू 100 का 120 130 हो गई, तो काय को इंटरेस्ट चाहिए हमको? क्यों इंटरेस्ट चाहिए हमको? हम बोलेंगे रख ले भाई तेरा पैसा पूरा, मैं तो बॉन्ड मार्केट में तेरे वाले बेच के ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। तो बट ऐसा नहीं हो सकता, इसीलिए ये रीपर्चेस एग्रीमेंट बनता है। तो एग्रीमेंट में पहले से ही स्पेसिफाइड होता है कि आप हमें ये वापस दे दोगे, ये सिर्फ सिक्योरिटी के तौर पर आप रख रहे हो। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कुछ चीज़ें और हमें पता चलेगी। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करने के पहले पूरा तरह से एक बार उसको ना समराइज़ कर लेते हैं कि जो कॉन्सेप्ट अभी हमने देखा, रेपो रेट का, डर्टी प्राइस का, क्लीन प्राइस का, उसका कैलकुलेशन आपको एग्ज़ाम में कैसे करना है। आ जाओ देखो, ये चीज़ अगर आपने समझ ली तो आपके लिए कैलकुलेशन उसके बाद आसान बन जाएंगे। सबसे पहले क्या आता है सर, अपनी जो सिक्योरिटीज़ है उसकी आती है क्लीन प्राइस। उसमें जब आप एक्रूड इंटरेस्ट, जितने दिनों तक वो सिक्योरिटी मेरे पास है, वो हमने अगर ऐड करा एक्रूड इंटरेस्ट, तो अब आपका आ जाएगा डर्टी प्राइस। ठीक है, डर्टी प्राइस आ गई। अब डर्टी प्राइस में से होता क्या है, जब हम हमारी सिक्योरिटीज़, जब कोई बैंक अपनी सिक्योरिटीज़ किसी दूसरी पार्टी को या बैंक को बेच देगी रीपर्चेस एग्रीमेंट के तहत, यानी कि वापस मैं उसे खरीद लूँगा आगे जाके, ठीक है, इस एग्रीमेंट के तहत, तो जो भी डर्टी प्राइस है वो हमें नहीं मिलती, उसमें से इनिशियल मार्जिन जो है वो माइनस हो जाएगा, और वो वाली जो प्राइस आएगी उसको हम नेट प्राइस बोल सकते हैं या फर्स्ट लेग की प्राइस बोल सकते हैं। वो प्राइस हमें मिलेगी हर बॉन्ड के लिए, सामने वाली पार्टी से या सामने वाली बैंक से, एक तरह से हमने लोन लिया है इस प्राइस पे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ जितनी थी, बॉन्ड्स जितने थे आपके, तो ये आ जाएगा आपका फर्स्ट
लेग प्रोसीड्स, यानी कि दूसरी बैंक को हमने हमारी सिक्योरिटीज देके इतने पैसे उठाए, लोन लिया, एक तरह से हमने लोन लिया और सिक्योरिटी के तहत हमारे बॉन्ड्स हमने गिरवी रख दिए, ठीक है। इसके बाद क्योंकि हमने लोन लिया है तो हम जितने दिन के लिए लोन ले रहे हैं उतने दिन का इंटरेस्ट इस अमाउंट में ऐड करके सामने वाली बैंक को वापस दे देंगे और हमारी सिक्योरिटीज हम ले लेंगे। ऐड इंटरेस्ट एट रेपो रेट, यहाँ रेपो रेट से कैलकुलेशन होगा, जो भी उस बैंक के साथ में डिस्कस हुआ होगा, डिसाइड हुआ होगा कि भैया इतना अमाउंट इस रेट से हम आपको लोन दे रहे हैं, हमने लोन लिया, उन्होंने लोन दिया, तो अब आ जाएगा सेकंड लेग प्रोसीड। ये अमाउंट हम सामने वाली बैंक को वापस दे देंगे, हमारी सिक्योरिटीज हम वापस ले लेंगे। ये है स्टार्टिंग से लेके एंड तक की पूरी प्रोसेस। क्लीन प्राइस में एक्रूड इंटरेस्ट ऐड करा तो डर्टी प्राइस आई, उसमें से इनिशियल मार्जिन आप माइनस करोगे तो फर्स्ट लेग की प्राइस आएगी। इसका मतलब आपको हर सिक्योरिटी के लिए लोन अमाउंट जो मिलेगा वो इस प्राइस से मिलेगा, ठीक है, ओके। इसके बाद में फर्स्ट लेग की प्रोसीड्स आ गई कि इतना लोन हमने उठाया, उसके बाद लोन पे इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा तो वो रेपो रेट पे चुकाएंगे, जैसे ही चुकाएंगे वो अमाउंट आ गई सेकंड लेग प्रोसीड्स और हमारी सिक्योरिटीज हमको वापस मिल जाएगी। अब हमको इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है वो हम इसके साइड में लिख लेते हैं। देखो, द बैंक पीके एंटर्स इनटू अ रेपो रेट फॉर 9 days विथ बैंक जेजे इन 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स 2022। ये 6% जो है ये है कूपन रेट। बैंक पीके यानी कि हम कौन है, बैंक पीके, बैंक है, पीके हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स 6% के हमारे पास में है, यानी कि हमको उन बॉन्ड्स पे फेस वैल्यू पे 6% इंटरेस्ट मिलता है। फेस वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी रही तो हम 100 रुपये पकड़ के चलते हैं बेसिक, ठीक है। अब टोटल हमारे पास में बॉन्ड्स कितने हैं ये पता लगाएंगे। 20 करोड़ के टोटल अमाउंट को 100 से डिवाइड करके तो वो आएगा 20 lakhs। इन नंबर्स हमारे पास में 20 lakhs है, तो मेरे पास में एक चीज़ आ गई वो है 20 lakhs नंबर ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। 20 लाख सिक्योरिटीज हमारे पास में है। इसके अलावा और क्या क्या दिया हुआ है, 100 रुपये की फेस वैल्यू लेंगे जिस पे कूपन रेट यानी इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में हमको मदद मिलेगी। कूपन रेट है 6%, लेकिन कितने दिनों का कैलकुलेट करना है या एक्रू हुआ है ये हमें आगे दिया हुआ है। आगे द अदर रिलेवेंट डिटेल आर एज फॉलोज। फर्स्ट लेग प्रोसीड्स यानी फर्स्ट लेग पेमेंट, सेकंड लेग पेमेंट। फर्स्ट लेग प्रोसीड है आपकी 20,67,500, यानी कि बैंक पीके ने इतना लोन लिया है सामने वाली पार्टी से, तो वो हम यहाँ लिख लेंगे 20,67,500, 20,67,500। उसके बाद हमने उसको कितने दिन तक इस्तेमाल करा, उस 20,67,000 को हमने इस्तेमाल करा 9 दिनों तक, ठीक है। सो 9 दिनों से कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट का अमाउंट। अब किस पे इंटरेस्ट पे करोगे सर, 20,67,000 पे। सो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, अच्छा इसका कैलकुलेशन ना हम नीचे निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ जगह ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ कैसा होगा कैलकुलेशन, 20,67,500 इंटू रेपो रेट, तो ये साल भर का इंटरेस्ट आ जाएगा, इंटू 9 डिवाइडेड बाय 360। सर 365 क्यों नहीं लिया, क्योंकि क्वेश्चन में आगे दिया है कि साल भर में आपने 360 डेज ही लेने हैं। हमने 9 दिनों तक इतना अमाउंट लोन की तरह इस्तेमाल करा तो इतने पे ही हम 9 दिनों का ही इंटरेस्ट देंगे। अब क्वेश्चन में ही ये पूछा गया है कि रेपो रेट निकालो, जब आप रेपो रेट निकालोगे तब आपको इंटरेस्ट का अमाउंट पता चलेगा, ठीक है। और एक चीज़ आगे देखो, इसके बाद हमें एक और चीज़ दी है वो है सेकंड लेग प्रोसीड की इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड करने के बाद हमने उनको कितना पेमेंट करा, 20,03 यानी 20,03,17,590, 20,03,17,590 इंटरेस्ट ऐड करने के बाद हमने उनको इतना चुकाया। ये आगे कैलकुलेशन, तो इससे आपको एक चीज़ मिल जाएगी वो है इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है। जो दिया है पहले तो हम वो लिख लेते हैं, और रेड पेन से मैं लिख लूँगा जो हमने कैलकुलेशन करा, 200,317,590 -2, तो अच्छा
200317590। तो ये आता है 2,50,000, 2,50,090। इतना इंटरेस्ट हमने चुकाया 9 दिनों का। ये हो गया मतलब। अब आपको करना क्या है सर, यही इंटरेस्ट की अमाउंट है 2,50,090। वो कैलकुलेशन है, इससे आपका रेपो रेट आ जाएगा। रेपो रेट एक बार आ गया तो एक पार्ट आपका सॉल्व हो गया। चलो पहले हम कर लेते हैं कैलकुलेशन। सो वो जो 2,67 है इसको मैं इधर ला लूँगा तो 2,50,090 से डिवीजन में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2,000,675,00। ठीक है। फिर 360 जो उधर दिया हुआ है आपको, 360 जो उधर दिया हुआ है, आप अगर लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में वो डिवीजन में है। मल्टीप्लाइड बाय 360 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 100 अगर आप कर दोगे ना तो परसेंटेज में आंसर निकल जाएगा। दैट्स रेपो रेट इज इक्वल टू 5%। ये आपका पहला आंसर आ गया, 5% का रेपो रेट। अब हम आगे बढ़ते हैं और ऊपर। अब देखो नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ आपको दी हुई है 20 लैक्स। फर्स्ट लेग की प्रोसीड्स आ गई। फर्स्ट लेग की प्रोसीड्स को नंबर ऑफ सिक्योरिटीज से डिवाइड करोगे तो फर्स्ट लेग का आपको प्राइस मिल जाएगा कि प्राइस कितना है। सारा रिवर्स कैलकुलेशन दिया है क्वेश्चन में, और ऐसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरीके से ब्रशअप कर देते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्चुअली चीज़ें समझ आई होगी तो ही आप रिवर्स कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस कर सकते हो। तो ये आता है 100.04। एक बार मैं फिर से कैलकुलेशन कर लेता हूँ, 2,000,675,00 डिवाइडेड बाय 20 लैक्स, 100.04। ये प्राइस हमारे कुछ खास काम की है नहीं। हाँ, पर जो काम का है वो है सर, इनिशियल मार्जिन आपका कितना था क्वेश्चन में दिया हुआ, 1.25%। अच्छा, ये हमने रेड कलर से लिखना चाहिए था, वैसे तो कैलकुलेशन की हुई अमाउंट 100.0338 ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन ठीक आए। ठीक है। अब ध्यान देना, डर्टी प्राइस में से 1.25% आपने माइनस करा तब जाके फर्स्ट लेग की प्राइस आई थी कि मतलब इतना हमें लोन मिलेगा। तो 1.25% अगर आप माइनस कर दोगे तो इसका मतलब यही है ना कि ये जो फर्स्ट लेग की प्राइस है ये 98.75% है, तभी तो 100% होगा अपना डर्टी प्राइस। तो करना और कुछ भी नहीं है, जो फर्स्ट लेग की प्राइस है उसको 98.75 से डिवाइड कर दो परसेंटेज से, तो आपको डर्टी प्राइस मिल जाएगी। दैट्स 101। ये हमारे सेकंड आंसर है, शायद 3 में से एक और आंसर है। 101.30 इज योर डर्टी प्राइस। ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था कि डेज ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट इज 240। इनिशियल मार्जिन तो हमने ले लिया 1.25% कि इतना पैसा काट के आपको लोन दिया जाएगा। डेज ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट इज 240 डेज। ठीक है। सो 240 डेज का अगर हमें एक्रूड इंटरेस्ट निकालना है डिवाइडेड बाय 360 तो कितना हो गया वो, 100 पे 6% साल भर का 6 रुपये आता है, इंटू 240 डिवाइडेड बाय 360, सो वो आ गया 4 रुपीज़। एम आई राइट? 6% ही है। तो 100 पे 6% इंटू 240 डिवाइडेड बाय 360, 240 है, हाँ। तो ये आ गया आपका 4 रुपीज़। अब आप देखो, डर्टी प्राइस 101.30 है, एक्रूड इंटरेस्ट 4 रुपीज़ है। आप डर्टी प्राइस में से वो अमाउंट हटा दोगे तो आपको आ जाएगा क्लीन प्राइस 97.30। पूरा रिवर्स कैलकुलेशन हम नीचे से ऊपर तक गए। नॉर्मल क्वेश्चन होता तो ऊपर से नीचे तक आते, क्लीन प्राइस दी होती है, एक्रूड इंटरेस्ट ऐड करते, फिर डर्टी प्राइस आती, इनिशियल मार्जिन माइनस करते, फिर फर्स्ट लेग की प्राइस को नंबर ऑफ सिक्योरिटी से डिवाइड करके पता चलता कि हमने लोन कितना उठाया दूसरी बैंक से, और फिर हम इंटरेस्ट ऐड करके उन्हें चुकाते। ये होती सारी की सारी कहानी, पर अभी उल्टा करा। तो आपका जो 3 आंसर है उसमें से एक है क्लीन प्राइस, डर्टी प्राइस, और नीचे आ गया आपका ये रेपो रेट। हम चेक कर लेते हैं।
ये देखो, रेपो रेट, डर्टी प्राइस, क्लीन प्राइस, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से लिखा है। थोड़ा अगर ये समझने में डिफ़िकल्ट भी जाए तो आप वो स्टेप बाय स्टेप टेबल फॉर्मेट जो मैंने अभी आपको बताया, ये चीज़ अगर आप याद रखोगे हमेशा तो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी जाएगी। जितना डिटेल दिया है रफ में आप डालते जाओ, आपको आइडिया आ जाएगा कि अब निकाले कैसे बाकी की फिगर्स। तो ये चीज़ ज़रूर नोट कर लेना अपनी बुक में। ये हो गया सर आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब हम आते हैं 11 पे। आ जाओ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, लेट्स हैव अ लुक। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी आसान क्वेश्चन है। पढ़ने के बाद में थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि कितना डिफिकल्ट होगा क्वेश्चन, बट ऐसा कुछ नहीं है। हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन। मिस्टर ए इज होल्डिंग 10,000 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹100 ईच ऑफ मेसर्स XYZ लिमिटेड। तो तीन पार्टीज हम इस क्वेश्चन में ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले तो मिस्टर ए है, पहली पार्टी है ए। अब ए ने क्या करा है, एक कंपनी है XYZ, इस XYZ के 10,000 शेयर्स बाय कर लिए, ठीक है। कितने? 10,000 शेयर, और उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 100। फेस वैल्यू हो गई आपकी 100। अब क्या हुआ आगे देखना। ही वॉन्ट्स टू होल्ड दीज शेयर्स फॉर लॉन्ग टर्म। कोई बेचने का मन नहीं है बंदे का, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता है और कोई इंटेंशन नहीं है उसके बेचने के। ये हो गई एक साइड। अब आप दूसरा पैराग्राफ पढ़ो। 1 जनवरी 2020 को मेसर्स ABC, ये तीसरी पार्टी है, मिस्टर ए ने शेयर्स खरीदे XYZ के। अब ABC एंटर कर गया। ABC ने क्या करा, ABC ने XYZ के जो शेयर्स है वो शॉर्ट कर दिए। शॉर्ट करने का मतलब क्या होता है? सेल करना इज़ अ डिफरेंट थिंग, शॉर्ट करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। ABC ने XYZ के शेयर्स शॉर्ट करा, इसका मतलब ABC के पास में शेयर्स नहीं थे XYZ के, उसने बेच दिया किसी और को आज, जो भी आज की प्राइस होगी 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2020 को जो प्राइस थी उस पर बेच दिए शेयर्स। अब बेच दिए तो सामने वाली पार्टी को डिलीवर करना पड़ेगा, इसीलिए मिस्टर ABC ने क्या करा, मिस्टर ABC गए ए के पास और उनको बोला कि आपके पास है ना XYZ के शेयर्स, वो आप मेरे को 3 महीने के लिए उधार दे दो, बोरोइंग, इसको बोलते स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोइंग स्कीम। ABC के पास में शेयर्स थे नहीं, फिर भी उसने बेचा। बेचने के लिए जब डिलीवर करने की बारी आएगी, किसी और को देना है, तो वो पहले मेरे को किसी से लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, मैंने बोरो करा। मैं यानी कि ABC ने बोरो करा, या हम दोनों साइड से लिख लेते हैं, ABC ने बोरो करा। और लैंड किसने करा? ए ने। ए ने अपने 10,000 शेयर्स ABC को 3 महीने के लिए उधारी पे दे दिए। ABC ने 3 महीने के लिए उधारी पे ले लिए। अब उनके पास, ABC के पास शेयर्स आ गए, वो उन्होंने शॉर्टिंग कर दी, यानी मार्केट में बेच दिया आज। अब बात क्या रहेगी कि 3 महीने बाद ABC ओपन मार्केट से शेयर्स खरीदेगा XYZ के और वापस लौटा देगा मिस्टर ए को, ठीक है। 3 महीने बाद की बात बाद में करेंगे। अब क्वेश्चन क्या है, शेयर्स टू बी बोरोड फॉर 3 months फ्रॉम 1 जनवरी 2020 टू 31 मार्च 2020, 3 महीनों के लिए। अब आपको एक चीज़ तो समझ में आनी चाहिए यहाँ पे कि मिस्टर ए जो है ये फ्री में तो देगा नहीं। कोई भी चीज़ जब हम लोन एक तरह से देते हैं तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। हमने हमारे शेयर्स एक तरह से उधारी पे दिए तो ABC से लेंडिंग फीस हम लेंगे। हमने लेंड करा है तो हम ABC से लेंडिंग फीस लेंगे। कैसे लेंगे ये आगे दिया हुआ है। ABC के लिए वो रहेगा खर्चा, मिस्टर ए के लिए वो रहेगी इनकम, ठीक है। लेंडिंग चार्जेस और फीस ऑफ 1% टू बी पेड एवरी मंथ ऑन द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द स्टॉक कोटेड इन स्टॉक एक्सचेंज। ध्यान देना,
1 जनवरी 2020 को मिस्टर एबीसी ने उधारी पे या लोन पे लिया, बोरो करा शेयर्स को, ठीक है, बोरो करा, क्योंकि 1 जनवरी 2020 को ही उन्होंने शॉर्ट करा था। मिस्टर एबीसी ने 1,000 रुपये में वो शेयर्स मार्केट में बेच दिए थे, मार्केट में बेच दिया। मैं हूँ मिस्टर एबीसी, मैंने बेच दिया। अब मैंने मिस्टर ए से लोन पे लिया। अब मैंने ए को लैंडिंग फीस देनी है हर महीने। हर महीने की क्लोजिंग प्राइस आपको यहाँ पे दी हुई है, उसका 1% हमने सामने वाली पार्टी को देना है, मिस्टर ए को, ठीक है। अब अगर सिंपल सा कैलकुलेशन लगा है तो 1% होता ही कितना है, 1020 का 1% हो जाएगा 10 रुपये 20 पैसे, वैसे ही 10 रुपये 40 पैसे, 10 रुपये 50 पैसे। ये हो गया एक शेयर पे लैंडिंग फीस। ऐसे 10,000 शेयर है, ये चीज़ ध्यान रखना, 10,000 शेयर पे हमने लैंडिंग फीस देनी है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ, ये जो 1% की इनकम हो रही है ये किसकी है, मिस्टर ए की है। इनकम किसकी, ए की, खर्चा किसका, एबीसी का, क्योंकि इन्होंने बोरो करे थे, ठीक है। बैंक गारंटी विल बी प्रोवाइडेड एज कोलैटरल फॉर द वैल्यू एज ऑन 1 जनवरी 2020। अब एक चीज़ ध्यान देना, रिस्क कैसा है। ए ने बोला कि मैं अपने शेयर्स 10,000 तो आपको दे देता हूं और आप मुझे हर महीने लैंडिंग फीस 1% की दे दोगे, लेकिन अगर आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया, 1 महीने बाद में आपने बोला कि मैं नहीं देता, तो फिर मेरा क्या होगा। ऐसे में तो मैं बहुत बड़ा रिस्क उठा रहा हूँ, ए ये बोल रहा है, मैं बहुत बड़ा रिस्क उठा रहा हूँ। जो मैं ये शेयर्स आपको दे रहा हूँ उसके बदले आप मुझे बैंक गारंटी दे दो। इसका मतलब इनकेस अगर एबीसी ने डिफ़ॉल्ट करा, भाग गया, मर गया, कुछ भी हो गया, एबीसी अगर वो शेयर्स वापस नहीं दे पाया 3 महीने बाद, तो ए उस बैंक गारंटी के थ्रू अपने पैसे तो रिकवर कर लेगा। तो एबीसी जाएगा बैंक के पास। अब ये फोर्थ पार्टी आएगी, बैंक के पास। एबीसी जाएगा बैंक के पास और बैंक से लेगा बैंक गारंटी। ये बैंक गारंटी फ्री में तो बैंक देगा नहीं, बैंक को चुकाना पड़ेगा। आपको कॉस्ट ऑफ गारंटी जो है 8% पर एनम है। अब देख रहे हो, कॉस्ट ऑफ गारंटी आपकी 8% पर एनम है, पर आपको तो 3 मंथ्स के लिए ही चाहिए। 3 मंथ्स का कितना आएगा, 20 रुपीज़ के आसपास आता है। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये भी मिस्टर ए का, एबीसी का खर्चा है। तो मिस्टर एबीसी के 2 एक्सपेंसेस मैंने आपको बता दिए, एक है लैंडिंग फीस, दूसरा है कॉस्ट ऑफ बैंक गारंटी। ये 2 खर्चा एबीसी को उठाना पड़ेगा और उसके बदले उसकी कमाई क्या होगी। बहुत सिंपल है सर, आज उन्होंने 1,000 रुपये में वो शेयर्स बेचा है, 3 महीने बाद अगर प्राइस गिर गई तो वो उनका फ़ायदा है। लेट से प्राइस चली गई 900 पे, तो वो 900 पे बाय कर लेंगे और ए को अपने शेयर्स दे देंगे। 1,000 में बेचे थे, 1,000 में सेल करा था, तो 100 रुपये का फ़ायदा है ना यहाँ पे, ये एबीसी का फ़ायदा है। चलो देखते हैं आगे। क्लोजिंग प्राइस भी आपको दी है। अच्छा, 29 फरवरी 2020 यानी कि ठीक 2 महीने बाद यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट जो है यहाँ पे डिविडेंड पे किया गया था कंपनी द्वारा 25%। डिविडेंड किसको मिलेगा, अब आप मुझे बताओ, क्या डिविडेंड ए को मिलना चाहिए या एबीसी को मिलना चाहिए, क्योंकि ए ने तो अपने शेयर्स उधारी पे एबीसी को दे दिए थे, पर वो सिर्फ उधारी पे दिए थे, ओनरशिप नहीं ट्रांसफ़र करी थी। ओनर तो पूरे 3 महीनों के लिए उन शेयर्स का मिस्टर ए ही है, तो वो इनकम जो होगी वो मिस्टर ए की होगी, डिविडेंड की इनकम। तो हम यहाँ पे जो लेंगे वो है डिविडेंड, ये हो गई हमारी इनकम। 25% की जो डिविडेंड इनकम होगी, ये है डिविडेंड का रेट। ये कैलकुलेट होगा फेस वैल्यू पे, जो कि है 100 रुपीज़। तो ए के एंगल से देखोगे तो उसकी 2 इनकम हो रही है, शेयर्स तो उसने बेचना नहीं है, तो कैपिटल एप्रिसिएशन छोड़ दो, लैंडिंग फीस और डिविडेंड, ये 2 इनकम हो रही है, ठीक है। और 2 खर्चे हैं एबीसी के, कॉस्ट ऑफ बैंक गारंटी और लैंडिंग फीस,
और उसकी इनकम क्या है, जो सेल और बाय प्राइस का डिफरेंस होगा वो इनकम या लॉस। ठीक है, क्योंकि वो बहुत रिस्क उठा रहा है। क्लोजिंग प्राइस आपको दी हुई है 1 जनवरी की, उसके बाद हर एक महीने के एंड की, और आपको दो सिनेरियो दिए हुए, एक बुलिश और दूसरा है बेरिश। यहाँ पे बेरिश होना चाहिए था, प्रिंटिंग मिस्टेक है मटेरियल में, बेरिश। यानी कि प्राइस अगर गिर गई तो क्या, प्राइस बढ़ी तो क्या, प्राइस गिरती गई तो क्या। अब ऐसे दोनों केसेस में हमें क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले तो हमें कैलकुलेट करना है अर्निंग्स ऑफ मिस्टर ए थ्रू स्टॉक लेंडिंग स्कीम, यानी कि लेंडिंग फीस मिस्टर ए को कितनी मिल रही है वो पता लगाओ। फिर टोटल अर्निंग्स ऑफ मिस्टर ए, जिनके पास शेयर्स की ओनरशिप है, टोटल अर्निंग में सबसे पहले तो लेंडिंग फीस भी अर्निंग है, उसके बाद डिविडेंड भी तो अर्निंग है, कैपिटल एप्रिसिएशन भी अर्निंग होती, लेकिन उन्होंने शेयर्स बेचे ही नहीं और ना ही कोई उनका इंटेंशन है शेयर बेचने का, तो ये तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। बाकी सिर्फ बचा दो, लेंडिंग फीस और डिविडेंड, ये हो जाएगी टोटल अर्निंग। अब व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस टू मिस्टर एबीसी, जिन्होंने शॉर्ट करे थे शेयर्स, शॉर्टिंग द शेयर्स यूजिंग दिस स्कीम इन बोथ द सिनेरियो। इनके प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन में 3 कैलकुलेशन आएंगे सर। सबसे पहले तो आपने बेचा था 1000 पे, अब आप बता दो बाय कितने पे करा, तो ये आपका पहला प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका प्रॉफिट मान लो आया। इसमें से स्टॉक लेंडिंग फीस आप माइनस करोगे, क्योंकि यही सब करने के लिए आपने स्टॉक लेंडिंग फीस पे की, आपने बैंक गारंटी पे की, और उसके बाद जो बचा वो आएगा नेट प्रॉफिट। आया समझ में? ये हम कैलकुलेशन सिंपल सा अब लगा लेते हैं। अब मैं आंसर पे लेके जाता हूँ ताकि मैं समझा सकूँ फटाफट। ये देखो, सबसे पहला आंसर, दोनों सिनेरियो ले लिए, जो भी उस दिन की मार्केट प्राइस थी हर महीने के एंड पे, उसका 1% कैलकुलेट कर लो, सीधा आपने कॉलम में लिख दिया। 3 महीने का 1% जो आपको मिला वो हो गया ये टोटल। 10,000 शेयर्स आपके थे, मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया पहला आंसर, लेंडिंग फीस मिस्टर ए को कितनी मिली। ये मिस्टर ए की इनकम हो गई 3,11,000 और 2,88,000। ठीक है, इसके बाद डिविडेंड मिला, डिविडेंड मिला 25%। अब आप सोचो, 100 रुपये की फेस वैल्यू है, 25% का डिविडेंड रेट है, तो डिविडेंड कितना हो गया, 25 रुपये। यहाँ पे एक डाउट आपको आएगा कि सर ये तो 3 महीने के लिए ही था, डिविडेंड का जो रेट है ये पूरा मिलता है, ये ऐसा नहीं है कि आपको पर एनम है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं, डिविडेंड की अमाउंट कैलकुलेट होती है उससे पूरी की पूरी, जो आपको अभी पूरा मिलना है 25 रुपये, तो पूरा 25 रुपये, 25 रुपीज़ आपको मिलेगा। अब आप ध्यान देना, मिस्टर ए अगर है तो उसको पहले सिनेरियो में लेंडिंग फीस मिली 31 पॉइंट कितना था, 31.10, 3 महीने का जो लेंडिंग फीस का टोटल था 31.10, और दूसरे महीने में जो डिविडेंड मिला था वो 25, यानी कि दो इनकम हो गई, दोनों का टोटल लगाओगे तो 56.10। टोटल अर्निंग जो है वो है 56.10, ये पहला और ये दूसरा, इन दोनों की टोटल। वैसे ही आप सिनेरियो 2 में भी लगा लो, 53.80 आ गया, और इन सबको 10,000 से मल्टीप्लाई करो तो टोटल अर्निंग मिस्टर ए की आ जाएगी यहाँ पे। इसके अंदर में दो चीज़ें सर, डिविडेंड और लेंडिंग फीस। ये कहानी आसान हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं हम मिस्टर एबीसी की। उन्होंने 1000 रुपये में शेयर्स बेचे थे, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये रहा, ध्यान देना, मिस्टर एबीसी की बात करते हैं। जब उन्होंने सेल करा था तो उन्होंने 1000 रुपये में सेल करा था, ठीक है, और बाय कब करा, 3 महीने के लिए बोरो करा ना, तो 3 महीने बाद बाय करा होगा, उन्होंने बाय करा इतने पे, 1000 का शेयर बेचा और 1050 में खरीदा, यहाँ उनको हो गया नुकसान 50 रुपये का हर शेयर पे। पर दूसरे केस में जब बेरिश था, 1000 रुपये में बेच के 940 में खरीदा, तो यहाँ हो गया उनको प्रॉफिट 60 का। ठीक है, ये तो फर्स्ट स्टेज हो गई। ये सारा कमाने के लिए बोलो, नुकसान जो हुआ है, इसके लिए उन्होंने लेंडिंग फीस पे की थी 31.10, और इसके बाद पे किया था बैंक गारंटी। अब ये हम यहाँ पे देखते हैं, ये देखो, ठीक है, 50 का लॉस, 60 का प्रॉफिट। दूसरे सिनेरियो में लैंडिंग फीस जो पे की मिस्टर ए की जो इनकम थी वो इनका खर्चा बन गया। अब बैंक गारंटी कैसे कैलकुलेट की, बहुत सिंपल सर, 1000 रुपये में आपने बेचा था, 1000 रुपये का 8% कैलकुलेट करोगे पर एनम तो वो होता है 80, पर आपने 3 महीने के लिए ही बैंक गारंटी ली थी, सो 80 इंटू 1/4 कर दो या 3/12 कर लो, ये 80 तो 12 मंथ्स का था,
तो 3 मंथ्स का कितना हुआ 20, 1/4 करोगे तो ये 20 की आपको बैंक को भी खर्चा देना पड़ा। ऐसे मिला के पहले वाले सिनेरियो में आपका हर शेयर पे 101 रुपीज़ का नुकसान हुआ, दूसरे केस में 11 रुपीज़ 20 पैसे का फ़ायदा हुआ 20 का। 10,000 शेयर्स थे टोटल, मल्टीप्लाई कर लो, आपका गेन और लॉस आ गया। आया समझ में? ये जो स्टॉक लेंडिंग स्कीम होती है, एक का खर्चा दूसरे की इनकम, यहाँ से हमको क्लियरली सब कुछ समझ में आता है कि एक यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो मिस्टर ए को एक पैसा यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, ये दो ही रेड वाले साइन जो कनेक्टेड है, पर मिस्टर ए बी सी को 3 रेड वाले साइन कनेक्टेड है। लेंडिंग फीस जो खर्चा देना पड़ रहा है, एक ये कॉस्ट ऑफ बैंक गारंटी और ये बाय सेल का डिफरेंस। ठीक है सर, आओ आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। काफ़ी इंटरेस्टिंग था, लेटेस्ट एग्जाम्स में पूछा गया था इंस्टीट्यूट के, तो इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मर्जर्स एंड एक्विजिशन। थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। देखो अब क्वेश्चन नंबर 12 पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। मर्जर्स और एक्विजिशन का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। एल लिमिटेड प्लान कर रहा है कि वो एक्वायर करेगा टी लिमिटेड को। हमारी एक्वायरर कंपनी ये है और एक्वायरी ये है। फॉलोइंग डेटा आपको दोनों कंपनी का दिया हुआ है, थोड़ा सा एनालिसिस स्टार्ट करेंगे साथ साथ में। अर्निंग पर शेयर दोनों का दिया है एक्सपेक्टेड DPS है, यानी कि ये हम लेंगे D1 10 और 3। नंबर ऑफ शेयर दोनों के दिए हुए हैं, करंट मार्केट प्राइस भी दिया हुआ है। एक और चीज़ जो निकल सकती है वो है पी रेशो निकलता है सर करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय EPS से, जो कि 180 डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो यहाँ पे आएगा 15 और 50 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो यहाँ आएगा 10। तो ये दोनों कंपनी का हमने पी रेशो भी निकाल लिया, आगे काम आएगा। एज पर एस्टिमेट ऑफ टी लिमिटेड, किसके एस्टिमेट है सर? टी लिमिटेड, यानी कि इसके जिसे खरीदा जाना है। हम है एल लिमिटेड जो खरीदने वाले हैं टी लिमिटेड को। अब टी लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ स्टेडी ग्रोथ ऑफ अर्निंग्स एंड डिविडेंड्स टू द ट्यून ऑफ 6% पर एनम। टी लिमिटेड जो कंपनी आपको वहाँ पे दिख रही है, इसका इंडिपेंडेंटली अभी जिस तरह से चल रही है उस हिसाब से ग्रोथ रेट जो है अर्निंग्स और डिविडेंड दोनों में 6% का माना जा रहा है। However, under the new management, the growth rate is likely to be enhanced to 8% per annum without any additional investment. न्यू मैनेजमेंट के अंडर का मतलब क्या हो गया? जब एल लिमिटेड टी लिमिटेड को एक्वायर कर लेगी तब उसको और बेटर तरीके से ग्रो कर पाएगी। अभी टी लिमिटेड के पास में इतने रिसोर्सेस या इंटेलिजेंस या इतने अच्छे लोग नहीं हैं, इसलिए वो 6% से ग्रो कर रही है। पर अगर एक बार वो कंपनी हमारे अंडर में आ गई तो हमारे पास इतने बढ़िया बढ़िया टैलेंटेड लोग और रिसोर्सेज भी है कि हम उस कंपनी को 8% से ग्रो करेंगे। द ग्रोथ रेट इन दैट केस विल बी 8%। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द नेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बाय टी लिमिटेड। अगर 60 रुपये हम दे देते हैं, 60 रुपीज़ हम दे देते हैं टी लिमिटेड को उनके हर शेयर के बदले, बहुत सिंपल है सर, हम कितना दे रहे हैं 60 और ले कितना रहे हैं 50 की मार्केट प्राइस वाली कंपनी। उस कंपनी का मार्केट प्राइस पर शेयर देखो 50 रुपये और हम 50 रुपये के बदले दे कितना रहे हैं 60। तो हमको हर एक शेयर खरीदने के लिए नेट कॉस्ट जो लग रहा है वो है 10 रुपये। टोटल शेयर्स जो है वो है 18 lakhs और ये हो गया आपका 1,80 lakhs का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आपका पहला आंसर रेडी, बहुत सिंपल सा था। यहाँ पे आपने क्या करा पता है? आपने यहाँ पे कैश पे किया। ये आपको कहाँ से पता चलता है? बहुत सिंपल है, क्वेश्चन ने 60 रुपीज़ बोला है, रुपीज़, ये आपने कैश का पेमेंट करा। ये भी हो सकता था कि उस कंपनी को आप कैश न देते हुए उस कंपनी को आप अपनी कंपनी के शेयर्स दे दो। मतलब इस कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर है वो अब शेयर होल्डर बन जाएंगे एल लिमिटेड के। लेकिन उन कंपनी जो वो कंपनी है टी लिमिटेड, उसके पास 18 लाख शेयर्स है। क्या हम भी उन्हें हमारी कंपनी का एक शेयर दे रहे हैं उनके एक शेयर के बदले? नहीं सर, हम उनके 3 शेयर के बदले हमारा सिर्फ एक शेयर दे रहे हैं, क्योंकि हमारी कंपनी भी उतनी ज़्यादा पावरफुल है। आप देख लो, उनके कंपनी के हर शेयर की प्राइस सिर्फ 50 रुपये और हमारे कंपनी के एक शेयर की प्राइस 180 रुपीज़ है, 3 गुना से भी ज़्यादा है। ठीक है, इनके 3 शेयर भी आप मिला लोगे तो 150 होता है और हमारा एक शेयर उनकी 3 शेयर के प्राइस से भी ज़्यादा है। ठीक है,
अब हम क्या कर रहे हैं, सेकंड पार्ट, अगर एग्रीड एक्सचेंज रेशियो इज 1 शेयर ऑफ एल लिमिटेड, एक्सचेंज कर रहे हैं अब हम शेयर्स, कैश नहीं दे रहे हैं 60 रुपीज़ का जो पहले पार्ट में दे रहे थे। सेकंड पार्ट में बोला गया है कि भैया कैश ना देते हुए अगर जो एग्रीड एक्सचेंज रेशियो इज 1 शेयर फॉर 3 शेयर्स ऑफ टी लिमिटेड इन ल्यू ऑफ कैश एक्विजिशन, कैश के बदले में हम अगर उनके 3 शेयर्स के बदले अगर 1 शेयर दे देते हैं हमारा, तो बताओ नेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी। बहुत सिंपल है सर, हम कितने शेयर्स दे रहे हैं उनको, 3 के बदले 1। अब 18 लाख डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो हमारे 6 लाख शेयर्स हम उनको देंगे, ये मतलब निकलता है। ठीक है, हम कितने शेयर्स देने के लिए रेडी है, 6 लाख शेयर्स हम देने रेडी है। ठीक है, तो अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है सर, हम जो उनकी कंपनी ले रहे हैं वो है 18 लाख शेयर्स की, मल्टीप्लाइड बाय 50 की हर एक की प्राइस है, यानी कि 9 करोड़ की कंपनी हम ले रहे हैं, और जो हम दे रहे हैं उन्हें वो है 6 लाख शेयर्स हमारी कंपनी के, जिसकी हर शेयर की प्राइस 180 है। बहुत सिंपल, तो आपने क्या करा, 6 इंटू 180, यानी कि आपने 10 करोड़ 80 लाख रुपीस की मार्केट वैल्यू की वर्थ हमारी कंपनी की उनको दे दी। हमारे कंपनी के 10 करोड़ 80 लाख के शेयर्स हमने उनको दे दिए, उनके कंपनी के 9 करोड़ के शेयर्स खरीदने के बदले। तो आपको खर्चा कितना आया, खर्चा यानी कि नेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी कितनी हो गई, 1 करोड़ 80 लाख रुपीस, दैट इज़ योर नेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये एक आंसर है। इंस्टीट्यूट ने ऑल्टरनेटिव आंसर भी दिया है, थोड़ा लंबा चौड़ा है, मैं उसमें जाऊंगा नहीं, ये सिंपल सा आंसर है, इतना भी करोगे तो फुल मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, दूसरा आंसर हम डिस्कस कर लेंगे एट द एंड। अब निकालना है कैलकुलेट द गेन फ्रॉम एक्विजिशन। इस एक्विजिशन से फ़ायदा कितना हुआ, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि फ़ायदा किसको निकालना है, एल लिमिटेड को या टी लिमिटेड को। सर दोनों को फ़ायदा हुआ है, और वो कितना हुआ है ये मैं आपको अब बताता हूँ। देखो, एक्विजिशन के बाद क्या होगा, दोनों की अर्निंग्स अब एक कंपनी की अर्निंग्स बन जाएगी। ठीक है सर, हम लेते हैं टोटल अर्निंग्स, यहाँ पे लिख लूँगा आफ्टर एक्विजिशन टोटल अर्निंग्स। निकालना आसान है, उनकी अर्निंग पर, हमारी अर्निंग पर शेयर 12 रुपये है और उनकी 5 रुपये, तो हम 12 रुपीज़ इंटू 30 लैक्स, ये हमारी अर्निंग हो गई, उनकी 5 इंटू 18 लैक्स, ये उनकी अर्निंग हो गई। नीचे ले लेता हूँ या साइड में सरका लेते हैं सब। ठीक है, 360 लैक्स, 90 लैक्स, 450 लैक्स, ये हो गई दोनों कंपनी की मिला के अर्निंग्स। ठीक है, मर्जर के बाद नंबर ऑफ शेयर्स कितने रहेंगे, सर हमारी कंपनी में शेयर्स है 30 लाख, प्लस हम उनको और कितना दे रहे हैं, हर 3 के बदले, उनके 18 लाख शेयर्स थे 18 लैक्स, और हर 3 के बदले 1 शेयर दे रहे हैं, यानी कि 6 लैक्स। टोटल नंबर ऑफ शेयर आफ्टर मर्जर विल बी 36 लैक्स। तो ये क्या आ जाएगा, पोस्ट मर्जर EPS 450 36, दैट्स 12 रुपीज़ 50 पैसा। पी रेशो जनरली सेम रहता है मर्जर के पहले का, एक्वायरर का और बाद का, हम हमेशा से लेते आए हैं पूरे चैप्टर में, तो वो है 15। ये अज्यूम करना ज़रूरी है, तभी आप आगे की प्राइसेस निकाल सकते हो। तो अब हम निकालेंगे पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस, दैट्स 187.50। मर्जर के बाद हमारे कंपनी के शेयर की हर एक शेयर की प्राइस रहेगी 187.50। ठीक है, पहले कितनी थी सर, 180 थी,
तो हमको भी तो फ़ायदा हुआ जिनके पास 30 लाख शेयर है। हर शेयर की वैल्यू 7 रुपये 50 पैसे, 7 रुपीज़ 50 पैसे से बढ़ गई हमारी। और टी लिमिटेड को क्या फ़ायदा हुआ? बहुत सिंपल, टी लिमिटेड के हर 3 शेयर की प्राइस पहले 150 रुपीज़ थी। मान लो कोई बंदा है टी लिमिटेड में, उसके पास सिर्फ 3 शेयर थे, उस 3 शेयर की टोटल वैल्यू उसकी 150 रुपये थी, 150। अब उसको इस कंपनी में एक शेयर मिला है जिसकी वैल्यू 187.50 है, तो आप सोचो उसको तो और ज़्यादा फायदा हुआ, 37 रुपीज़ 50 पैसे का। तो यही हमें निकालना है, गेन ड्यू टू मर्जर। ये एल और टी लिमिटेड ना, एल लिमिटेड, टी लिमिटेड और टोटल बिफोर मर्जर मार्केट वैल्यू आफ्टर मर्जर मार्केट वैल्यू। देखो बिफोर मर्जर मार्केट वैल्यू कितनी थी, आप टोटल में भी निकाल सकते हो या एक एक शेयर का भी निकालोगे तो भी आ जाएगा। हम टोटल में ही खेल लेते हैं, 30 लाख इंटू 180, ये नीचे ले लेंगे फिर ऐसे केस में ना। और ये थी इनकी कितना, 15 लाख है ना, 18 लाख इंटू 50, दैट इज 5400 लैक्स। अब सब कुछ लैक्स में भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, तो कहानी थोड़ी आसान बनेगी। 18 लाख इंटू 50, अगर इनकेस हम लैक्स में जाते हैं तो 90, ये 9 करोड़ हो गए, 54 करोड़ और 9 करोड़। ठीक है, आफ्टर मर्जर मार्केट वैल्यू कैसे निकालोगे कि हमारे पास तो अभी भी 30 लाख शेयर्स है ये वाले, इनटू पर हर एक की प्राइस है 187.50, तो ये हो गया 5625000000, 56 करोड़ 25 लैक्स, एक ज़ीरो ज़्यादा हो गया। और इधर कितनी आएगी, इनको कितने शेयर्स मिले हैं सर? सिर्फ 6 लाख शेयर्स है मर्जर के बाद उनके पास, और हर एक की प्राइस है 187.50, दैट्स 11 करोड़ 25 लाख। अब आप इसमें से गेन निकाल सकते हैं। यहाँ सिंपल 2 करोड़ 25 लैक्स का फ़ायदा हुआ है, 2 करोड़ 25 लैक्स, और इनका हुआ है 54 ना 11, इनको भी उतना ही हुआ है ऑलमोस्ट, 11 करोड़ 25 लैक्स माइनस 9 करोड़, 2 करोड़ 25 लैक्स। एक बार चेक कर लेते हैं 50 माइनस 150 डिवाइडेड बाय 3, 11,250। ये हो गया हमारा फ़ायदा नुकसान,
187.50 टोटल में देख लेते हैं तो इंटू 36, यानी कि हमारी पूरे मर्जर के बाद की मार्केट वैल्यू दोनों कंपनी के मिला के 67 करोड़ 50 लाख थी, ठीक है। और मर्जर के पहले की थी 54 प्लस 9 दैट 63 करोड़। तो ये हो गया 4 करोड़ 50 लाख। दोनों का मिला के 2 करोड़ 25 इसका, 2 करोड़ 25 उसका, दोनों का मिला के हो गया 4 करोड़ 50 लाख का आपका प्रॉफिट गेन। चलो ठीक है, हमारा प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग था। अब इंस्टीट्यूट का आंसर देखते हैं और कंफर्म करते हैं। सबसे पहले तो देखो ये वाला था कैलकुलेशन कि आपने 60 और 60 रुपीज़ का कैश दिया, 50 की कंपनी की मार्केट वैल्यू ली, तो 1 करोड़ 80 लाख आपका ऐसा आ गया, 10 रुपये इंटू 18 लाख का नंबर ऑफ शेयर्स। उसके बाद इन्होंने ये कैलकुलेशन करा, ये वाला छोड़ के मैं डायरेक्ट यहाँ पे आता हूँ। आपका ये देखो नेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो आ रहा है वो भी 1 करोड़ 80 लाख का यहाँ पे इस तरह से आता है। हाँ, अगर आप दूसरा एंगल अगर आप देखना चाहो तो ये जो 2 करोड़ 25 लाख का नेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आया है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। वो भी यहाँ से बहुत सिंपल है कि उनकी जो 9 करोड़ की कंपनी थी, यहाँ से ध्यान देना, उनकी जो ये 9 करोड़ की कंपनी है वो हमने खरीदी और उनको मार्केट वैल्यू हमारी कंपनी में कितनी दी, 11 करोड़ 25 लाख की। तो 2 करोड़ 25 लाख रुपए का हमने उनको फ़ायदा करा के दिया, जो हमारी हम कॉस्ट पकड़ रहे हैं। अब वो समझने में थोड़ा डिफ़िकल्ट जाएगा आपको, क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो वो हमारा खर्चा है ही नहीं, नुकसान भी कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि हमको भी तो फ़ायदा ही हो रहा है इस मर्जर से। आई बात समझ में, 2 करोड़ 25 लाख का। तो इस चीज़ को क्योंकि हमने उनका प्रॉफिट बना के दिया तो ये हमारा खर्चा हुआ, ये मानना सही नहीं है। पर मैं आंसर को गलत भी नहीं बोलूँगा, ये आंसर इंस्टीट्यूट में पूरी तरह से मान्य है, तो आप इस तरीके से भी आंसर निकाल के दे सकते हैं। ये जो 225 इन्होंने निकाला। कैलकुलेशन ऑफ गेन फ्रॉम एक्विजिशन बहुत सिंपल है, 4 करोड़ 50 लाख का गेन बनता है अगर टोटलिटी में निकालना चाहते हो तो। अगर सिंगल पार्टी के लिए बताना है तो वो 2 करोड़ 25 लाख। अब प्रेजेंटेशन कोई भी रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनका भी कैलकुलेशन बता देता हूँ। देखो टोटल अर्निंग ली थी 4.5 करोड़ की, पी रेशो से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा, ईपीएस मल्टीप्लाइड बाय पी रेशो करते हो तो मार्केट प्राइस आती है, बराबर। और अगर टोटल अर्निंग मल्टीप्लाइड बाय पी रेशो करोगे तो टोटल मार्केट वैल्यू आएगी, वो आ गई 67। अब पहले की 67 करोड़ 50 टोटल मिला के अब जो है वो 67 करोड़ 50 लाख है, पहले की मिला के 63 थी, तो दोनों का डिफरेंस आ गया 4 करोड़ 50। ये जो हमने आखिरी में करा ना यहाँ पे, ये जो देख रहे हो 63 67.5 और जो डिफरेंस आया वो 4 करोड़ 50 लाख। ये हो गया आपका क्वेश्चन सिंपल सा, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखते हैं सर लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। The management of multinational company TL Limited is engaged in construction of infrastructure project. Infrastructure में आपका रोड आता है, ब्रिज आता है, ऐसे जैसे आप अगर फ्लाईओवर वगैरह बना रहे हो तो ये सब चीज़ें। A proposal to construct a toll road in Nepal is under consideration of the management. अब क्या करना है हमने, नेपाल में रोड बनाना है। रोड बनाने के बाद कुछ सालों तक हम वहाँ पे अपना टोल सिस्टम बैठाएंगे, जिससे हमारी टोल की कलेक्शन होगी, हमारी कमाई होगी। तो सबसे पहले हमें पैसा लगाना है, उसके बाद हमें सालों तक उसमें से टोल का कलेक्शन का रेवेन्यू आएगा। अब उसकी डिटेल्स नीचे दी गई है। द इनिशियल इन्वेस्टमेंट विल बी इन परचेस ऑफ इक्विपमेंट कॉस्टिंग 250 लाख यूएसडी, 250 लाख डॉलर्स का आपका ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट रहेगा ज़ीरो टाइम पे, ठीक है। हम ना टाइमलाइन निकाल लेते हैं यहाँ पे ऐसा, तो हमें समझने में आसानी होगी। ये 0th टाइम है आपका। अब यहाँ पे आपका सबसे पहले 250 लाख यूएसडी चला जाएगा सेटअप करने के लिए। द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इक्विपमेंट इज़ 10 ईयर्स। ये जो इक्विपमेंट है जो हमने लगाया स्टार्टिंग में, 10 साल इसकी लाइफ है। द डेप्रीशिएशन ऑन द इक्विपमेंट विल बी चार्ज ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रीशिएशन चार्ज करोगे, 250 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 25 लाख। कैपिटल बजटिंग के क्वेश्चन में जब आप नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो तो डेप्रीशिएशन एज सच कोई काम का नहीं होता, बिकॉज डेप्रीशिएशन इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। हाँ, जो काम आता है, जो एक्चुअली
आपका पैसा बचाता है वो है टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। सो इस 25 लाख पे हर साल हमें टैक्स की सेविंग होगी, क्योंकि हम इतना खर्चा क्लेम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। टैक्स का रेट आपका दिया हुआ है 30% यहाँ पे क्लियरली। सो इस पे 30% अगर हम कैलकुलेट करें, दैट कम्स टू 7.5 लैक्स। अब ये 7.5 लैक्स का हमें हर साल टैक्स सेविंग होगी। कितने सालों तक? लेकिन सिर्फ 10 सालों तक, क्योंकि ये 10 साल ही इसकी लाइफ है। 10 साल में हम पूरा उसको डेप्रिशिएट कर देंगे। कुछ आगे जो हम सैल्वेज वैल्यू है वो कुछ दी गई नहीं है, तो हम उसे ज़ीरो ही मान के चलेंगे। ठीक है सर, अब 10 साल में ले लेता हूँ, यहाँ तक आते हैं। तो हर साल हमें 7.5 लैक्स की टैक्स सेविंग होगी 10 सालों तक। इबिट्टा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन। ये जो इबिट्टा है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन, जो हमें टोल टैक्स कलेक्ट करके पैसा आएगा, टोल कलेक्ट करके, वो है 33 लैक्स पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। अगले 20 सालों तक हर साल 33 लैक्स की हमारी इनकम होगी। इसमें से टैक्स अभी माइनस नहीं करा गया। ठीक है, हम एक काम और करते हैं। यहाँ ले सरका लेते हैं इस चीज़ को। ज़ीरो पॉइंट 10 साल, 15 साल, 20 साल, ज़ीरो पे 250 लैक्स लग गए आपके। इसके बाद में ज़ीरो पे 250 लगने के बाद 7.5 का हमने तो 10 सालों तक टैक्स सेविंग निकाल लिया था। 33 लैक्स की इनकम हमको होगी 20 सालों तक पूरी। पर इस 33 लैक्स पे अब आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, क्योंकि आप कमा रहे हो। ये बिफोर टैक्स फिगर है। 33 पे 30%, यानी कि 9.9 का आपका आउटफ्लो दिखेगा 20 सालों तक। ठीक है, ये सारे आपके कैश फ्लोज मैं आपको बता रहा हूँ, कब कब कौन कौन सा कैश फ्लो हो रहा है। ठीक है, टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट, अब आगे देखिए। टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट, नेपालीज गवर्नमेंट ने हमें ऑफर करा है कि 15 साल के लिए हम आपको लोन दे सकते हैं। कितना लोन देंगे सर? 150 लैक्स का, जबकि ये सारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में हमें 250 लाख रुपीज़ लग रहे हैं। रुपीज़ नहीं, सॉरी, डॉलर लग रहे हैं। सो 250 लाख डॉलर की जगह पे, या उसमें से 150 लाख डॉलर का नेपाल गवर्नमेंट खुद लोन देने तैयार है। चलो बहुत बढ़िया बात है, तो हम बाकी का 100 लाख ही अपने जेब से लगाएंगे। 150 लैक्स का लोन देने तैयार है 6% पर एनम के रेट से। और ये सारा जो इंटरेस्ट है वो हर साल पे किया जाएगा। हर साल अगर आप 150 लैक्स पे इंटरेस्ट पे करोगे 6% से, तो वो हो गया 9 लाख रुपीज़। ठीक है, अब अगर आप 9 लाख का इंटरेस्ट पे करोगे तो हर साल उस पर टैक्स का सेविंग भी होगा, क्योंकि आप इसे खर्चा क्लेम करोगे। इंटू 30%, 9 इंटू 30%, 2.7, ये तो जाएगा, पर 2.7 लाख का आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप टैक्स सेविंग क्लेम करोगे, अगर लोन लोगे तो। मैं इसलिए अभी ऊपर नहीं लिख रहा हूँ उसको, क्योंकि अभी तक लोन हमें लेना है कि नहीं लेना वो अभी हम फाइनल नहीं करा है। और ये सारा खेल चलेगा 15 साल तक, न 10 साल तक, न 20 साल तक। 15 साल में आपको पूरा लोन चुका देना है, और 15 साल तक ही इंटरेस्ट देना है, और 15 साल तक ही टैक्स की सेविंग होगी। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर द प्रोजेक्ट अंडर ऑल इक्विटी फाइनेंसिंग, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इज़ 12% पर एनम। अगर हम डेट, ये वाला जो ऊपर वाली पॉइंट में दिया गया है, वो नहीं लेते हैं, नेपाल गवर्नमेंट से कोई लोन नहीं लेते हैं, पूरा का पूरा पैसा हम अपना लगाते हैं, तो 12% का रिटर्न हमें इस पे चाहिए पूरे प्रोजेक्ट पे। तो 12% आपका एक डिस्काउंटिंग रेट की तरह काम करेगा। कॉस्ट, अच्छा, ये जो कॉस्ट ऑफ डेट आपको दिया है 5.6% पर एनम पोस्ट टैक्स है, टैक्स के बाद की फिगर है, यानी कि ये होगा तकरीबन 70% से अगर आप डिवाइड करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कॉस्ट ऑफ डेट प्री टैक्स आ रहा है 8%। ठीक है, काम आया तो देखेंगे। कॉर्पोरेट टैक्स का रेट है 30% का, और सारे के सारे कैश फ्लोज डॉलर में। You are required to advise the management of TL Limited on the viability of the proposal by using adjusted net present value method and ignore the inflation.
अब ये एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड क्या होता है, कैपिटल बजटिंग के चैप्टर में ये हमने सीखा। नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी कि जो भी कैश फ्लोज जिस टाइम पे भी हो रही है उसको डिस्काउंटिंग करके प्रॉपर रेट से आप 0 पॉइंट पे ला लो और टोटल कर लो। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 250 की कैश फ्लो जो आउटफ्लो दिख रहा है सबसे पहले वो 0 पॉइंट का ही है तो उसको 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। पर 7.5 लैक्स का डेप्रीशिएशन पे टैक्स सेविंग अगले 10 साल तक हो रहा है तो हम 12% का 10 साल से प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये निकलता है कि हर साल के 7.5 लैक्स को हम डिस्काउंट करके लेके आ रहे हैं। उसके बाद 33 लैक्स की हमारी इनकम और 9.9 लैक्स का उस पर टैक्स, ये 20 सालों तक हो रहा है तो 12% से 20 साल का एन्युटी फैक्टर लेंगे और हम ये सारी कैश फ्लोज को डिस्काउंट करके 0 पॉइंट पे लाएंगे और इन सब का टोटल करेंगे। इसे कहा जाता है सर नेट प्रेजेंट वैल्यू। और अगर ये पॉजिटिव आई तो ये प्रोजेक्ट काफ़ी फ़ायदेमंद है, पर निगेटिव आई तो फ़ायदेमंद नहीं है। ये सारा खेल खेला हमने ऑल इक्विटी फाइनेंसिंग, यानी कि सारा 250 लाख रुपीज़ हमने अपने जेब से लगाया। अब क्वेश्चन ये बोलता है कि एडजस्टेड एनपीवी निकालो। अभी तक तो मैंने जो आपको बताया वो था सिर्फ एनपीवी का कॉन्सेप्ट। एडजस्टेड एनपीवी का मतलब ये होता है कि इस एनपीवी में, जिसे हम बोलते हैं बेस केस एनपीवी, अगर इसी प्रोजेक्ट में हमने अगर डेट का इस्तेमाल किया और टैक्स सेविंग का जो इंटरेस्ट पे टैक्स की हमारी सेविंग होने वाली है, ये जो 2.7 लैक्स है, उसको कंसिडर करा तो बताओ फिर एनपीवी वापस क्या आएगी। तो करना क्या होता है एडजस्टेड एनपीवी में, आप टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट को कंसिडर करते हो। यानी अभी तक इक्विटी था, अगर अब आप डेट लाते हो तो फ़र्क ये पड़ता है कि आपका इंटरेस्ट पे टैक्स की सेविंग होगी तो उससे आपका और टैक्स का अमाउंट कम होता है। और इसके बाद ये वापस ऐड बैक करोगे तो आपका आ जाएगा एडजस्टेड एनपीवी। और अगर अब ये पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करो, अगर ये निगेटिव है तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दो। ठीक है, आगे देखो। 12% से 10 साल का दिया हुआ है आपको एन्युटी फैक्टर, ये आपको डेप्रीशिएशन पे टैक्स सेविंग के लिए काम आएगा। 12% से 20 साल का जो दिया हुआ है ये आपको 33 लैक्स का टोल कलेक्शन और उस पर जो आप टैक्स भरोगे उसके लिए काम आएगा। ये जो 8% से 15 ईयर्स का आपको एन्युटी फैक्टर दिया है, ये है आपका इंटरेस्ट पे जो टैक्स सेविंग होगी उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए काम आएगा, क्योंकि 15 साल के लिए तो हम लोन ले रहे हैं ना, ऐसा। और 15th ईयर में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर चाहिए, सिर्फ फैक्टर 15th ईयर का फैक्टर तो वो है 0.315। सारे कैलकुलेशन लैक्स में करने हैं, राउंड ऑफ देम अप टू 3 डेसिमल पॉइंट्स, खत्म। तो कैसे निकालोगे सर, जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है वैसे ही निकालना है आपको। आप सबसे पहले तो बेस केस एनपीवी निकालो, ये समझ के कि डेट है ही नहीं क्वेश्चन में, पूरा पैसा आपने अपना ही लगाना है। और बेस केस एनपीवी आने के बाद उसमें इंटरेस्ट के टैक्स शील्ड को एडजस्ट कर देना तो एडजस्टेड एनपीवी आ जाएगी। अब हम निकालेंगे आंसर। फिगर्स भी आपको दी हुई है क्वेश्चन में तो काफ़ी आसान जाएगा। ये देखो, ये वही टेबल है, अगर आप ध्यान दोगे तो आगे पीछे करके ये वही टेबल आया। ठीक है, तो सबसे पहले सर 250 लैक्स का आप पेमेंट करोगे प्रोजेक्ट का। आज ही पेमेंट कर रहे हो 0 टाइम पे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 250 लैक्स का आउटफ्लो आपने दिखा दिया, ये है प्रेजेंट वैल्यू। इसके बाद आपकी इतनी इनकम होगी और इतना टैक्स भरना पड़ेगा टोल का, वो आपका 20 साल तक हो रहा है तो 20 साल का 12% से एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करो। यानी कि हर साल के इनकम और टैक्स को आप डिस्काउंटिंग कर रहे हो 20 सालों तक का। ये आ गया। ये 246 और 73 का निगेटिव आउटफ्लो जो आया, ये आज का कैश फ्लो है, आज का सारा फ्यूचर कैश फ्लोज आपने डिस्काउंट कर लिया। इसके बाद ये जो 25 का डेप्रीशिएशन है, ये एक्चुअल में कैश आउटफ्लो नहीं है सर, ये नॉन कैश एक्सपेंस है, इसलिए देखना यहाँ पे लिया भी नहीं गया। जो लिया गया है वो है इस पे टैक्स सेविंग जो होने वाली अगले 10 सालों तक, वो टैक्स सेविंग हमने कंसिडर कर ली। और ये आ गई आपकी बेस केस एनपीवी। बेस केस एनपीवी आपकी निगेटिव आई, सारी टोटल कर ली तो। ठीक है, ये हो गया आपका बेस केस एनपीवी। पर हमें निकालना है एडजस्टेड एनपीवी। अब इसमें क्या करना होता है, इंटरेस्ट, डेट का जो इंटरेस्ट है उसकी टैक्स सेविंग की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो।
डेट का इंटरेस्ट जो था उस पर टैक्स सेविंग थी 2.70 की। मैं फिर से कैलकुलेशन बता देता हूँ। 150 लैक्स पे 6% का अगर इंटरेस्ट लगेगा तो 9 लाख का इंटरेस्ट आपको हर साल देना पड़ेगा, और उस पर 30% की टैक्स सेविंग होगी तो 2.70 लैक्स आता है। और वो सिर्फ 1 साल 2 साल नहीं है, वो पूरे 15 सालों तक है। तो 15 सालों तक इतना फ़ायदा हमें होने वाला है। उसकी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, एन्युटी फैक्टर जो है वो आपको दिया हुआ है। सिंपल सी बात है, आप अगर इंटरेस्ट, डेट के इंटरेस्ट को डिस्काउंट करना चाहते हो टैक्स सेविंग के, तो डेट का ही रेट लोगे जो कि आता है कॉस्ट ऑफ डेट 8%। ध्यान देना, आपने यहाँ पे 12% नहीं लिया, आपने डेट का ही कॉस्ट लिया है, वो आगे 23.109। अब देखो, ये जो 35.091 है ये माइनस में, और ये पॉजिटिव, क्योंकि ये आपकी टैक्स सेविंग है। जो 23.109 है ये आपकी टैक्स सेविंग है, एक तरह से हम उसको इनफ्लो कंसिडर करते हैं। और 35 का जो था वो निगेटिव आ रहा है। ये एडजस्ट करने के बाद भी हमारा एनपीवी जो है वो निगेटिव ही आया। 35 लाख के निगेटिव एनपीवी में 23 लैक्स का पॉजिटिव टैक्स शील्ड हमने एडजस्ट करा, तो भी 11 लैक्स या 12 लैक्स अराउंड अभी भी नेगेटिव बचा है। तो एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू भी आपका नेगेटिव आने की वजह से हम ये बोलेंगे कि प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। बहुत सिंपल। इसमें 2 क्वेश्चन आपके रेज हो सकते हैं कि सबसे पहले सर इंटरेस्ट का आउटफ्लो क्यों नहीं दिखाया, इंटरेस्ट का आउटफ्लो क्यों नहीं दिखाया। मैं आपको बताता हूँ। देखो, इंटरेस्ट का आउटफ्लो हमने इसीलिए नहीं दिखाया क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में माना जाता है कि आप जिस रेट से इंटरेस्ट निकालोगे उसी रेट से उसको डिस्काउंटिंग करोगे तो वापस वो उतना ही अमाउंट आएगा जितना स्टार्टिंग में आ रहा था। हालांकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन है, 6% से आप इंटरेस्ट निकाल रहे हो और 8% से डिस्काउंटिंग कर रहे हो, पर मैं कॉन्सेप्ट का लॉजिक बता रहा हूँ। सो 150 लैक्स आज आप आउटफ्लो दिखाओगे, उसी को आज इंटरेस्ट कैलकुलेट करके वापस लेके आओगे तो वो एक तरह से उतना ही अमाउंट आता है। इसलिए प्रिंसिपल अमाउंट को भी इग्नोर किया जाता है और इंटरेस्ट अमाउंट को भी इग्नोर किया जाता है। जो इग्नोर नहीं किया जाता है वो है टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट। ठीक है सर, ये था आपका क्वेश्चन एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू पे। जो नया चैप्टर आपका अभी नए सिलेबस में इंक्लूड हुआ है एडवांस कैपिटल बजटिंग, उसमें एक ये कॉन्सेप्ट है। सो इसी के साथ हमारी आरटीपी हो गई सर फिनिश। इसके बाद बचते हैं 2 थ्योरी के क्वेश्चन, वो बेसिक हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम इस आरटीपी नवंबर 2024 को ख़त्म करके एग्ज़ाम की और ज़्यादा अच्छे से तैयारी कंप्लीट कर सकें। सो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए सर, आपका ये सिक्योरिटी एनालिसिस जो चैप्टर है उसमें से है, चैप्टर नंबर 4 थ्योरी चैप्टर है। Explain the types of tests that can be employed to empirically verify the weak form of efficient market theory। वो ये पूछ रहा है कि मार्केट वीकली इफ़िशियंट है, ये कंफर्म करने के लिए या वेरीफाई करने के लिए कौन सी 3 तरह की टेस्ट्स अप्लाई की जाती है। अब वो टेस्ट के बारे में तो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि वीक फॉर्म ऑफ मार्केट इफिशिएंसी क्या होता है। मार्केट 3 तरह से रिएक्ट कर सकता है, या हम बोल सकते हैं कि मार्केट वीकली इफिशिएंट है, सेमी स्ट्रॉन्ग इफिशिएंट है, या स्ट्रांगली इफिशिएंट है। ये 3 चीज़ें हमने स्टैटिस्टिकल अपना सिक्योरिटी एनालिसिस में देखी। अब वीकली इफिशिएंट होने का मतलब मार्केट में जो शेयर्स की प्राइसेस है उसमें पास्ट सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड है। आज अगर आपको कोई शेयर की प्राइस 50 रुपीज़ दिख रही है, इसका मतलब पास्ट में यानी कल तक जो भी हुआ इस शेयर से रिलेटेड या मार्केट में न्यूज़ होगी, अर्निंग्स होगी, कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड एक्शंस होंगे, तो पास्ट सारी इंफॉर्मेशन इस 50 रुपये में इंक्लूडेड है। उस इंफॉर्मेशन का इम्पैक्ट आ चुका है। अब आप उस इंफॉर्मेशन पे अगर कोई डिसीजन लेके ये सोच रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा रिटर्न कमा लूँगा, क्योंकि लेट्स से फॉर एग्जांपल इस कंपनी को कोई प्रोजेक्ट मिल गया बहुत बड़ा, ये कल की न्यूज़ थी, आज सुबह मार्केट में उस शेयर के प्राइसेस में चेंजेस आ गया उस न्यूज़ की वजह से। अब 2-3 दिन बाद में ये न्यूज़ पढ़ के अगर आप सोच रहे हो कि आगे ये शेयर्स बहुत भागने वाला है और मैं उसमें शेयर्स में बहुत ज़्यादा कमा लूँगा, नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केट वीकली इफिशिएंट है। ये वेरीफाई करने की 3 टेस्ट्स होती है सर। 3 टेस्ट में सबसे पहले है सीरियल कोरिलेशन टेस्ट, दूसरा है रन टेस्ट, और तीसरा है आपका फिल्टर रूल टेस्ट। रन टेस्ट पे हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था जो सेकंड है,
वो सिक्योरिटी एनालिसिस के चैप्टर में। अब हम एक एक करके तीनों डिस्कस करते हैं, पर ये मैं आपको कंपाइलर से डिस्कस करवाता हूँ ताकि एग्जाम्पल के साथ हम कर सके। ये देखो 3 टेस्ट है, सीरियल कोरिलेशन टेस्ट, रन टेस्ट और फिल्टर रूल टेस्ट। ठीक है, सीरियल कोरिलेशन टेस्ट जो होता है ये आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आप ये क्वेश्चंस देख चुके हो। कोरिलेशन एनालिसिस जब आप अप्लाई करते हो बीटा निकालने के लिए, याद होगा आपको, जहाँ पे आप एक स्टॉक लेते हो और मार्केट के रिटर्न्स को, इन दोनों स्टॉक और मार्केट के पिछले 10 साल के रिटर्न या 10 महीने के रिटर्न या 10 पॉसिबल रिटर्न्स को जब आप कंपेयर करते हो, उसको कहा जाता है सीरियल कोरिलेशन टेस्ट। आप कोरिलेशन पता करने की कोशिश कर रहे हो दो स्टॉक्स के या दो अलग अलग स्टॉक्स के या स्टॉक और मार्केट के बीच के प्राइसेस को। एक स्टॉक के साथ भी आप रिलेशन पता कर सकते हो। आज जो प्राइस है उसको कल से कंपेयर करो, फिर कल जो होगी उसको परसों से करना, फिर ऐसे करना और पता लगाओ कि कुछ रिलेशनशिप आप बिठा पा रहे हो दो स्टॉक्स के बीच में या दो डेट्स के बीच में। एग्जाम्पल देखते हैं। इमेजिन करो कि आप डेली स्टॉक्स को एनालाइज कर रहे हो किसी कंपनी का ओवर अ मंथ। एक महीने के लिए, पूरे महीने भर के लिए आप किसी कंपनी के शेयर प्राइस की डेली शेयर प्राइस के चेंजेस को एनालाइज कर रहे हो। यू कंप्यूट द कोरिलेशन बिटवीन टुडेज प्राइस चेंज एंड यस्टरडेज प्राइस चेंज। कल जो शेयर की प्राइस थी वो 3% से बढ़ी, आज शेयर 4% से बढ़ा, कल 2% से गिरेगा और फिर माइनस मतलब 3% से गिरा, कभी गिरा ही नहीं। मतलब ऐसे अगर आपको प्राइस चेंज समझ में आ रहे हैं ओवर अ पीरियड, यानी कि कोई कोरिलेशन नहीं है। इतना ये जो कोरिलेशन आपका बैठ रहा है उसमें कोई आप फॉर्मेट नहीं बिठा पा रहे हो, पैटर्न नहीं बिठा पा रहे हो। इसका मतलब क्या है कि सर पास्ट इंफॉर्मेशन पे फ्यूचर के लिए डिसीजन लेना गलत है, क्योंकि पास्ट इंफॉर्मेशन सारी की सारी शेयर के प्राइसेस में इंक्लूड हो चुकी है, उसकी वजह से शेयर प्राइस नहीं बदलेगी अब। और इफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज क्लोज टू 0 इट सजेस्ट दैट द टुडेज प्राइस चेंज इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय यस्टरडेज चेंज। आज के प्राइस चेंज का कल के प्राइस चेंज से कोई लेना देना नहीं है। यही होता है वीकली इफिशिएंट मार्केट। सो ये हो गया आपका सीरियल कोरिलेशन टेस्ट। कैसे करना है सर? आपने अपने स्टॉक को मार्केट के प्राइसेस के साथ में कोरिलेट करने की कोशिश करी। आपने उसी स्टॉक को ओवर अ पीरियड हर दिन उसका परसेंटेज चेंज कल का आज का कंपेयर करने की कोशिश करी, पर कोई कोरिलेशन आप ठीक से बिठा नहीं पाए। क्या कहीं ऐसा हुआ कि आपको लगा कि यार बिल्कुल जो कल चेंज हुआ उसमें 2% ऐड कर दो तो आज चेंज हो रहा है, फिर आज के इसमें 2% ऐड कर दो तो कल चेंज हो रहा है? इस तरह से अगर कोई फॉर्मेट बैठता तो आप बोलते कि हाँ कोरिलेशन है, तब हम बोलते कि वीकली इफिशिएंट नहीं है मार्केट, क्योंकि पास्ट इंफॉर्मेशन के बेसिस पे फ्यूचर में चेंजेस हो रहे हैं 2% ऐड करके। दिस इज कॉल्ड एज सीरियल कोरिलेशन टेस्ट। ठीक है, दूसरा आता है रन टेस्ट। रन टेस्ट में आप क्या करते हो, जो डेली प्राइस में बदलाव होते हैं किसी भी स्टॉक के, उसके लिए आप प्लस या माइनस का साइन असाइन करते हो। अगर शेयर प्राइस 50 थी 52 हो गई तो आप असाइन करोगे प्लस का साइन, क्योंकि वो बढ़ी है तो प्लस। 52 से 54 हुई प्लस, 60 हुई प्लस, 65 हुई प्लस, क्योंकि बढ़ते जा रहा है। लेकिन तुरंत से आपका 63 हो गई तो यहाँ पे हो गया माइनस। अब ये जो फेज आपका चला 5 दिनों तक, इसको बोलते हैं 1 रन। ये 1 रन हुआ। जब प्राइस में बदलाव आता है वहां पे पुराना रन टूट जाता है, नए रन की एक शुरुआत होती है। एक तरह से आप बोल सकते हो पैटर्न। अभी मार्केट का बढ़ने का पैटर्न चल रहा था, 5 दिन बाद वो टूट के अब गिरने का पैटर्न चालू हुआ 63 से 60 और फिर से हो गया 67, तो ये प्लस आ गया। अब ये दूसरा रन टूटा, ये 2 दिन का रन था सिर्फ, जहाँ पे पैटर्न नीचे जाते 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 टूट के फिर से ऊपर जाने लग गया। तो इसका एक फॉर्मूला भी है, हमने एक क्वेश्चन में देखा था, वीकली इफिशिएंट मार्केट है कि नहीं है वो पता लगाने के लिए। तो वो क्वेश्चन ज़रूर करना ये रन टेस्ट पे। तीसरा पैटर्न आता है सर फिल्टर रूल टेस्ट। फिल्टर रूल्स में ये वर्ड ध्यान रखना, रूल। इसका मतलब आप रूल बना लेते हो कि मुझे शेयर कब खरीदना है कब बेचना है। एग्जाम्पल के तौर पे आज अगर मैं टाटा मोटर्स के शेयर्स पे ध्यान देता हूं और मान लो आज मैंने 10 शेयर खरीद लिए और मैं यहाँ पे रूल बना लेता हूं कि मैं अगली बार शेयर सिर्फ तभी खरीदूंगा जब वो 5% से गिर जाएंगे, कम से कम 5% से गिरावट आनी चाहिए, तब मैं खरीदूंगा।
और या 5% से बढ़ जाने चाहिए तो मेरे को प्रॉफिट में संतुष्टि आई, मैं बेच दूंगा। कुछ आप रूल बना लेते हो और उसके हिसाब से जब आप चलते हो तो उसको कहा जाता है फिल्टर रूल टेस्ट। द फिल्टर रूल टेस्ट इन्वॉल्व्स बाइंग अ स्टॉक इफ इट्स प्राइस इंक्रीजेस बाय एटलीस्ट n परसेंटेज एंड होल्डिंग इट यूनिट अंटिल इट्स प्राइस डिक्रीजेस बाय n परसेंटेज। एक परसेंटेज होना, आप उल्टा भी डिसाइड कर सकते हो कि चलो 5% तक बढ़ेगा तभी मैं बाय करूंगा, फिर 5% गिर जाएगा ना, 5% में मान लो 3% गिरा तब आप बेचोगे नहीं, पर 5% तक गिर गया तो आप बेच दोगे। सिमिलरली इफ द प्राइस डिक्रीजेस बाय एटलीस्ट n% द स्टॉक इज सोल्ड। इफेक्टिवनेस ऑफ दिस स्ट्रैटेजी इज कंपेयर टू सिंपल बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी। आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में एक क्वेश्चन है ऐसा म्यूचुअल फंड का जिसमें 15% का एक रेट लिया हुआ है कि 15% से अगर ये शेयर बढ़ेगा तभी बाय करना है, अदरवाइज बाय नहीं करना। ये क्वेश्चन है, इस पे भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में इंक्लूडेड है। सो फर्स्ट वाला पॉइंट यानी सीरियल कोरिलेशन टेस्ट और थर्ड फिल्टर रूल टेस्ट, इस पे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में मिल जाएंगे। और ये तो सिक्योरिटी एनालिसिस वाले चैप्टर में था रन टेस्ट। ये हो गया आपका वीकली इफिशिएंट है कि नहीं है ये वेरीफाई करने के लिए जो 3 टेस्ट की जाती है वो। अब इसके बाद का आपका क्वेश्चन है, explain the concept of unicorn, also mention the name of the startup that became India's first unicorn। अब यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न कोई रियल एनिमल है नहीं, यूनिकॉर्न एक मिथिकल एनिमल है जो कि आपको कार्टून्स और मूवीज़ में देखने मिला होगा। एक घोड़े जैसा एनिमल होता है जिसके यहाँ पे ऐसा एक कोई सिंग होता है, ठीक है। तो ये एनिमल के नाम पे ही यूनिकॉर्न एक कॉन्सेप्ट आया गया 2013 में। और इसकी एक डेफिनेशन रखी गई कि कोई भी प्राइवेटली हेल्ड कंपनी का वैल्यूएशन अगर $1 बिलियन तक टच कर जाता है, $1 बिलियन यानी कि तकरीबन 8,300 से 500 करोड़ रुपीस, 8,500 रुपये, 8,500 करोड़ रुपए को अगर टच कर जाता है तो उस कंपनी को स्टेटस मिल जाता है कि अब वो यूनिकॉर्न कहलाती है। मतलब एक रेयर स्टेटस होता है कि ये चीज़ अचीव करना यानी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं और उस आरटीपी को हम ख़त्म करते हैं। देखो 2-3 चीज़ें, प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनी जो अपनी वैल्यूएशन को $1 बिलियन तक पहुंचा देता है उसे यूनिकॉर्न कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट लाया गया था वेंचर कैपिटलिस्ट एलिन ली द्वारा फर्स्ट टाइम इन 2013। बेसिक इन्फॉर्मेशन, एक ये मिथिकल एनिमल है, रियल नहीं है सर, ये मिथिकल एनिमल है जो रिप्रेजेंट करता है रेयरिटी ऑफ द सक्सेसफुल वेंचर्स। मतलब वो चीज़ हासिल करना $1 बिलियन का वैल्यूएशन इज़ रेयर, बहुत मुश्किल, इसीलिए उसको एक ऐसा स्टेटस मिलता है। अब देखना डेफिनेशन, पहले तो प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप होना चाहिए, दूसरा उसका वैल्यूएशन पहुंच जाना चाहिए $1 बिलियन तक, एम्फेसिस होना चाहिए रेयरिटी ऑफ सक्सेस ऑफ सच स्टार्टअप। इसका मतलब क्या है, ये थर्ड पॉइंट का मतलब समझो, पहले दो तो आपको समझ में आ जाएगा, सिंपल इंग्लिश है। तीसरे पॉइंट का मतलब होता है कि इस तरीके से वो स्टार्टअप ने वहाँ पे पहुँचना चाहिए, मतलब कि वो जो स्टार्टअप जिस बिजनेस में इन्वॉल्व है अगर दूसरी कंपनीज इन्वॉल्व होती भी है तो उसमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते हुए हम वहाँ पे पहुँचे हैं। जब इस तरीके से सक्सेस हासिल की जाती है तो उसका ये थर्ड वाला पॉइंट जस्टिफाई करता है, उस पर एम्फेसिस इज ऑन द रेयरिटी ऑफ द सक्सेस ऑफ सच स्टार्टअप। हर स्टार्टअप इस फील्ड में आके इतना सक्सेसफुल शायद ही बन पाए, रेयर है। और ये स्टार्टअप अगर सक्सेसफुल बना, $1 बिलियन तक पहुंचा, तो ये यूनिकॉर्न कहलाने के लायक है। अदर कॉमन फीचर्स आर, आइडिया आपका नया होना चाहिए, जैसे स्विगी जोमेटो। आज से ठीक 10-15 साल पहले तक तो ये चीज़ें एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, लोग होटल और रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते थे, पर अब घर पे आता है। एक नए आइडिया पे काम करा, उबर, ओला, पोर्टर, ये सब चीज़ें सालों पहले थी ही नहीं ऐसा कोई कॉन्सेप्ट। जब आप नए कॉन्सेप्ट पे काम करते हो और उस चीज़ को सक्सेसफुल बना लेते हो इतने बड़े लेवल पे, तो यू विल बी कॉल्ड एज ए यूनिकॉर्न। डिस्रप्टिव इनोवेशन, कंज्यूमर पे फोकस हो, टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करो आप, ऐसा। तो ये सारे फीचर्स है जो आपको एग्जाम में लिखने ही लिखने हैं। या 4 पॉइंट हमेशा याद रखना, प्राइवेटली हेल्ड हो, $1 बिलियन तक पहुँचे, रेयरिटी, एम्फेसिस शुड बी ऑन द रेयरिटी ऑफ द सक्सेस ऑफ सच वेंचर्स, एंड अदर फीचर्स जैसे कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना,
ठीक है, नया इनोवेशन, नए आइडियाज़ पे काम करते हुए आप यहाँ पे पहुँचे हो। आगे ये भी जानना आपके काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि एक बार $1 बिलियन अचीव कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो वहाँ तक पहुँचने के बाद वापस नीचे नहीं आता। कुछ प्रॉफिट नहीं हो पाया अगले साल, अगर अच्छे से हम काम नहीं कर पाए वापस, तो हमारा वैल्यूएशन $1 बिलियन के नीचे भी आ सकता है। और जब भी $1 बिलियन के नीचे आ जाएगा वैल्यूएशन, इसका मतलब आपने वो यूनिकॉर्न का स्टेटस खो दिया। ठीक है, तो ये जो यूनिकॉर्न का स्टेटस है, एक पॉइंट पे आपके पास है और एक पॉइंट पे नहीं है, ऐसा होते रहता है। पहला जो है वो देखते हैं। इन सितंबर 2011 इन मोबी नाम की जो एडटेक स्टार्टअप थी वो बनी थी फर्स्ट यूनिकॉर्न। सॉफ्टबैंक नाम के वेंचर ने इसमें $200 मिलियन इन्वेस्ट करे थे, जब उसकी वैल्यूएशन, एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी है जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन तक पहुंच गई थी। ये इंडिया का फर्स्ट यूनिकॉर्न है। उसके बाद 100 से ऊपर यूनिकॉर्न इंडिया में आ चुके हैं अब तक, 2011 यानी कि आज से ठीक 13-14 साल पहले, 14-15 साल। सो ये चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है सर। इसी के साथ हमारा RTP नवंबर 2024 ख़त्म हुआ। आई होप यू हैव लाइक द वीडियोज़ एंड आपको कॉन्सेप्चुअली समझ में भी आया हो। मेरा फोकस मैक्सिमम था कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में। आपको ज़रूर हेल्पफुल रहा तो आप ज़रूर ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। आपको कोई डाउट आ रहा है RTP में, आप ज़रूर मुझसे पूछिए। आप ये टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे भी मुझसे ये चीज़ पूछ सकते हैं। दो और चीज़ें सर, अगर आपको कंपाइलर चाहिए जिसमें सब कुछ कवर्ड है तो वो आपको conferenza.in वेबसाइट से मिल जाएगी। मेरे पास में हार्ड कॉपी है, मैं आपको थोड़ा सा उसका ऊपर से दिखा देता हूँ। देखो, मतलब मोटापे की बात करेंगे तो ये काफ़ी है, मतलब पिछली बार से तो काफ़ी ज़्यादा है जो कंपाइलर थी। तो 3 कंपाइलर है सर। इसके साथ आपको कॉन्सेप्ट शीट मिलेगी, फार्मूला बुक, और चार्ट्स पे मैं काम कर रहा हूँ तो नवंबर तक शायद वो भी आ जाएगी। एंड इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। मैं आपको एक थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ कि इसके अंदर में क्या क्या है। हाँ, 2024 का ICAI स्टडी मटेरियल, 37 पास्ट एग्ज़ाम पेपर्स, 32 पास्ट रिवीजन टेस्ट पेपर, 46 मॉक टेस्ट पेपर्स, टोटल मिला के 700 प्लस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है और 421 प्लस थ्योरी क्वेश्चंस है। बेसिक आइडिया, ताकि आपको एक ट्रस्ट आ जाए। सब कुछ कवर करा गया है इंस्टीट्यूट द्वारा, और जहाँ पे भी रिपीटेड क्वेश्चंस है हमने उसको हटा दिया है, मतलब आपका टाइम बचाने के लिए कि अगर सिर्फ नंबर्स चेंज करके क्वेश्चन पूछा गया है तो हमने एक क्वेश्चन रखा है। जहाँ तक कोशिश हुई है लेटेस्ट वाला क्वेश्चन रखा है, पर हमें लगा कि पुराना क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट था तो हमने लेटेस्ट ना रखते हुए पुराना रखा है। रेफरेंस भी दिया हुआ है। तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाएगी conferenza.in पे, अलॉन्ग विद द वीडियो लेक्चर्स एज वेल। कोई भी और चीज़ को आपको डिमांड हो, आपको लगे कि यार ये चीज़ें अब मैंने यूट्यूब पे देनी चाहिए, तो प्लीज़ दिल खोल के आप बोलिए। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे खुशी होती है और पता चलता है कि स्टूडेंट्स डिमांड क्या कर रहे हैं। जब मुझे पता चलेगा तो मैं उस चीज़ पे ज़रूर काम करके आपके सामने वो चीज़ लाने की कोशिश करूँगा। फॉर नाउ, बाय बाय।